हमें जियो को दिखाया जाता है। जियो ने कैप्टन को पकड़ लिया होता है। कैप्टन जियो की एनर्जी को सेंस करते हुए कहने लगता है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी, मैं इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की डेप्थ्स को जान भी नहीं सकता। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वही होगा जिसने डार्कनेस को मारा होगा। तभी जियो उस कैप्टन को बहुत ही जोर से जमीन पर पटक देता है। नीचे गिरने के बाद कैप्टन उठते हुए कहने लगता है, तुम मुझे ना भी बताओ फिर भी मुझे पता है कि तुम ही वो हो। कैप्टन आगे कुछ कह पाए उससे पहले जियो उसके ऊपर अपनी रूट से एक और बार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कैप्टन का सिर ही टूट जाता है। जियो की पावर को देखने के बाद कैप्टन अपने मन में कहने लगता है, ये बहुत ही पावरफुल है, मैं इसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। और वो जिस वर्ड से आया होता है उस वर्ड को देखने लगता है। वो कहने लगता है, अभी मेरे पास मौका है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। पर तभी अचानक से वो वर्ड क्लोज होने लगता है। ये देख वो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है, मैं जहाँ से आया था वो पैसेज कैसे डिसअपियर हो सकता है। तभी जियो से कहने लगता है, क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि तुम अगर यहाँ से भागना चाहो तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें रोक सके, तो चलो मुझे दिखाओ कि तुम यहाँ से कैसे भाग सकते हो। जियो की बात सुनने के बाद कैप्टन अपने मन में कहने लगता है, ये बहुत ही पावरफुल है, मैं इससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता, ये मुझे चींटी की तरह कुचल सकता है। और वो जियो से कहने लगता है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं यहाँ किस रीजन की वजह से आया था। जियो गुस्से में कहने लगता है, मैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं उस ऑब्जेक्टिव को अपने आप से ढूंढ कर निकालूंगा। ये सुनने के बाद कैप्टन अपनी सारी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, तुम वाकई में बहुत ही पावरफुल हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने डार्कनेस को मारा होगा, पर तुम बहुत ही एरोगेंट हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, तुम हमारे लॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो हमारे लॉर्ड उसके बाद पूरी हो। उससे पहले ही अजोर ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक की पावर को देख एलियन कमांडर भी बहुत ही हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है, अब मेरा समय खत्म हो चुका है, अब मैं इस अटैक के साथ ही मर जाऊंगा। वो उस अटैक को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, पर अजोर ड्रैगन के अटैक के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जियो का अटैक जहाँ लैंड करता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। तभी हमें गोल्डन मंकी को दिखाया जाता है, वो अपने किंग को देखते हुए बहुत ही रो रहा होता है। हमें उसके सामने एप किंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। एप किंग अपनी पूंछ से अपनी सील को निकालते हुए गोल्डन मंकी को दे देता है। गोल्डन मंकी उस सील को देखने के बाद कहने लगता है, किंग आपको हमारी ट्राइब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमारी ट्राइब का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी जियो अपनी रूट्स की एनर्जी फील्ड से एप किंग को उठाने लगता है और वो अपने मन में कहने लगता है, ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर के बेस की लाइफ एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग होती है, जब तक उनके अंदर जान है तब तक मैं उन्हें सेव कर सकता हूँ। पर एप किंग इस बैटल में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, इससे अपनी स्ट्रेंथ को वापस से रिगेन करने के लिए बहुत ही समय लग सकता है, पर ये गारंटी से रिकवर हो सकता है। तभी नाइनटेल फॉक्स जियो के पास आते हुए उसे बैटल रिपोर्ट देने लगते हैं। वो कहने लगते हैं, इस बैटल में 9 ग्रेड बेस्ट को उतनी ज्यादा इंजरीज नहीं आई है, उनके ऊपर सिर्फ माइनर इंजरीज है जिससे वो बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। पर इस वॉर में एंट आर्मी और मैंटिस आर्मी के लूजेस बहुत ही ज्यादा थे। इस वॉर में वाइल्ड बोर आर्मी की हाफ मिलिट्री फोर्स खत्म हो चुकी है, पर सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है वो गोरिल्ला ट्राइब का हुआ है। उनकी ट्राइब वाइप आउट होने की कगार पर है, उनके कई सारे ट्राइब्समैन इस वॉर में मारे जा चुके हैं और उनका किंग भी बहुत ही इंजर्ड है। जियो नाइनटेल से कहने लगता है, जितने भी बेस्ट मर चुके हैं उनकी डेड बॉडीज को इकट्ठा करो, जब तक उनकी डेड बॉडीज है तब तक मैं उन्हें रिवाइव कर सकता हूँ, पर जिनकी डेड बॉडीज नहीं है, उनके ट्रेसेस भी नहीं बचे हुए, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी हमें दूर एक चट्टान पर वेसल को दिखाया जाता है। वो जियो को ही देख रहे होते, वो अपने मन में कहने लगते हैं, इस मिस्ट्री माउंटेन में कोई भी ऐसा बेस नहीं है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है। पर तभी अचानक से जियो की रूट्स वेसल के पास आ जाते हैं। वो रूट्स वेसल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वेसल कहने लगते हैं, तो उसने मुझे सेंस कर ही लिया। जियो अपनी रूट के थ्रू बोलने लगता है, वेसल मुझे पता है कि तुम जानती हो वो क्रिएचर्स कौन है, और तुम ये भी जानती हो कि उनका लीडर कौन है और वो कहाँ होगा। वेसल कहने लगते, क्या तुम उसे ढूंढना चाहते हो, वो एक ऐसी जगह पर है जो कि यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। जियो कहने लगता है, इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। जियो वेसल को पकड़ते हुए कहने लगता है, तो चलो मुझे वहां पर लेकर चलो। वेसल चिल्लाते हुए कहने लगते, क्या तुम सीरियस हो, वो जगह यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। जियो गुस्से में कहने लगता है, चाहे वो जगह कितनी भी दूर क्यों ना हो, मैं अपनी रिवेंज को लेकर ही रहूंगा। जियो नाइनटेल फॉक्स को कहने लगता है, नाइनटेल्स मैं एक जरूरी काम से बहुत ही दूर जा रहा हूँ, इसलिए मिस्टी माउंटेन का तुम्हें ही ख्याल रखना होगा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और वो वहां से निकल जाता है। जियो वैसल को अपने रूट्स में पकड़ लेता है और वो दोनों वर्ल्ड में से ट्रैवल करने लगते हैं। वैसल उसकी पावर को देख बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये बहुत ही पावरफुल हो चुका है, मैं अब इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकती। जियो बहुत ही तेजी से वर्ल्ड से ट्रैवल कर रहा होता है। जियो बहुत ही गुस्से में होता है, जिसकी वजह से उसका थर्ड हॉर्न पूरा लाल हो जाता है। जियो गुस्से में कहने लगता है, तुम कमीने कुत्ते, सिर्फ वेट करो, मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आ ही रहा हूँ। तभी हमारा सीन उस प्लेनेट के ऊपर आ जाता है जहाँ से एलियन सोल्जर्स आए थे। उस प्लेनेट का नाम वेनस है। उस प्लेनेट पर हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है, हम इसे क्रिएचर ही कहेंगे। तभी वो अचानक से हैरान होकर ऊपर आसमान में देखने लगता है। ऊपर आसमान में जियो वर्ल्ड तोड़ते हुए उस प्लेनेट पर आ जाता है। जियो गुस्से में कहने लगता है, फाइनली तुम मिल ही गए। वैसल जियो की स्पीड को देख बहुत ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है, ये सिर्फ आधे दिन में ही यहाँ पर पहुंच गया, ये बहुत ही पावरफुल हो चुका है। वो क्रिएचर जियो को देखते हुए कहने लगता है, ये म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म। वो आगे कुछ कह पाए उससे पहले ही जियो उस प्लेनेट के ऊपर बहुत ही जोर से एंट्री कर देता है, लैंड कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। जियो कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सबॉर्डिनेट्स को
मारने की, उन्हें हार्म पहुंचाने की। आज मैं तुम्हारी लाइफ को लेकर अपना हिसाब किताब बराबर करूंगा। ये सुनने के बाद वो क्रिएचर थोड़ी देर खामोश रहता है। वो क्रिएचर कहने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ पाओगे। जियो उसकी बात काटते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हारी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे बताओ कि तुमने अपने सबॉर्डिनेट्स को अर्थ पर वॉर शुरू करने के लिए क्यों भेजा था। अगर तुम्हारा आंसर मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा, उस मौत के बारे में तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा, तुम अपनी मौत के लिए मुझसे भीख मांगोगे। ये सुनने के बाद वो क्रिएचर जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें एक सीधी सी बात समझ में नहीं आती? मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को तुम्हारे प्लेनेट पर वॉर डिक्लेयर करने के लिए ही भेजा था, तो क्या हुआ अगर मेरे सबॉर्डिनेट्स ने तुम्हारे कुछ लोली क्रिएचर्स को मार दिया? तो अब जब तुम यहाँ आ चुके हो तो तुम यहीं पर क्यों नहीं रुकते? ये सुनने के बाद जियो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। जियो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहने लगता है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हें शर्म भी नहीं है, उल्टा तुम मेरे सबॉर्डिनेट्स के डेथ पर हंस रहे हो। वो क्रिएचर कहने लगता है, तुम डिमोनिक ट्री कहीं के, अगर तुम्हें अपने सबॉर्डिनेट्स से इतना ही प्यार है तो तुम उन्हें बचाने के लिए वहां पर क्यों नहीं थे? अगर तुम बदला लेना ही चाहते हो तो चलो फाइट करते हैं। तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी मौत का ही इंतजार कर रहे हो। तभी जियो उसके स्टेटस विंडो को देखने लगता है। उस क्रिएचर का नाम वेनुसियन म्यूटेंट होता है। इसका नाम मुझे ठीक से नहीं लेना आ रहा है। वो एक 5th ऑर्डर का बेस्ड है। उसका इनर टैलेंट ये है कि वो अपनी सराउंडिंग से बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लेता है और उसकी एक स्पेशल एबिलिटी है जिसका की नाम रिप्रोडक्शन है और इसी एबिलिटी को यूज करके उसने एलियन सोल्जर्स को रिप्रोड्यूस किया था। जियो गुस्से में कहने लगता है, तो तुम यही चाहते हो तो ठीक है, पर बाद में मेरे सामने दया की भीख मत मांगना। वो क्रिएचर कहने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसा डिमोनिक ट्री भी कभी मजाक कर पाएगा। जियो उसकी बातों को इग्नोर करते उसके ऊपर अपनी फ्लेम्स से अटैक करने लगता है। वो क्रिएचर जियो की फ्लेम्स को भी रेजिस्ट नहीं कर पाता। उसे जियो के एक ही अटैक से बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है। तभी जियो अपने रूट से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो क्रिएचर जियो के उस रूट से बच जाता है। पर तभी उस क्रिएचर के सामने जियो के बाकी के रूट्स भी आ जाते हैं। इतने सारे रूट्स को देख वो क्रिएचर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये कैसा क्रिएचर है, इसके इतने सारे रूट्स कैसे हो सकते हैं और ये रूट्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। वो सभी रूट्स उसके ऊपर एक साथ एनर्जी बीम मार देते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। वैसल ये देख कहने लगती है, तुम बहुत ही आसानी से जीत गए। पर तभी सामने दिखाया जाता है वो बहुत ही इंजर्ड होता है पर वो अभी भी जिंदा होता है। वो क्रिएचर अपनी रिप्रोडक्शन एबिलिटी को यूज करके कई सारे एलियन सोल्जर्स को रिप्रोड्यूस कर लेता है, पर जियो उन्हें अपनी आइस एज में जमा लेता है। जियो अपने अजूर ड्रैगन के क्लॉ से उस क्रिएचर को पकड़ लेता है और जोर से उसे जमीन पर पटक देता है जिसकी वजह से वो क्रिएचर बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। वो कहने लगता है, धत्तेरे की, मैं इसकी पकड़ से छूट ही नहीं पा रहा। और वो एक मौका देखकर जियो के ऊपर अपने एक अटैक को कर देता है। वो अटैक जियो के ऊपर लैंड हो जाता है। ये देख वैसल बहुत ही हैरान हो जाती है और वो जियो को पुकारने लगते हैं। अपने अटैक को लैंड होता हुआ देख वो क्रिएचर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि तभी जियो धुएं में से निकलते हैं उसे ही घूरने लगता है। जियो उस क्रिएचर को एक मुक्का मार के बहुत ही दूर पटक देता है। जियो अपने एक अलग ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम इस फॉर्म को बेस्ट फॉर्म कहेंगे। जियो गुस्से में उस क्रिएचर के ऊपर कई सारे अटैक करने लगता है। कई सारे अटैक करने के बाद जियो उस क्रिएचर के मुंह को अपने क्लॉज में पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसके पैर तोड़ने लगता है। वो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। उसकी वजह से वो क्रिएचर बहुत ही जोर जोरों से चिल्लाने लगता है। वो क्रिएचर कहने लगता है, तुम कमीने कहीं के, तुम अपने आप को डिवाइन ट्री कहते हो और ये तुम कैसी चीजें कर रहे हो? तुम एक डीमन हो, तुम डिमोनिक ट्री हो, तुम कोई डिवाइन ट्री नहीं हो। जो गुस्से में कहने लगता है, तुमने मेरे सबॉर्डिनेट्स का जो हाल किया है उससे तुम्हारा हाल कंपैरिजन किया जाए तो तुम बहुत ही अच्छे शिप में हो। ये कहने के बाद जियो उस क्रिएचर के अंदर अपनी रूट से कई सारे होल कर देता है जिससे वो क्रिएचर बहुत ही दर्द में चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाना भी बंद कर देता है। जियो से वापस से जमीन पर पटक देता है। उसके मुंह को पकड़ते हुए जियो कहने लगता है, बताओ वो जायगेंटिक रेड आई जो मून पर अपीयर हुई थी उसका और तुम्हारा क्या रिलेशन है? अर्थ पर अटैक करने का तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है? तुम करना क्या चाहते हो? वो क्रिएचर कहने लगता है तुम हमारे ग्रेट एम्परर से मिल चुके हो और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। जियो को उसकी हंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे वापस से पकड़कर पटक देता है। वो क्रिएचर हंसते हुए कहने लगता है, तुमने गजेट को मारा जो कि एम्परर का चेस पीस था। एम्परर ने उसे अर्थ पर छोड़ा था पर तुमने उसे मार दिया। इसकी वजह से एम्परर बहुत ही गुस्से में है। एम्परर आउटर यूनिवर्स के एंड से बहुत ही तेजी से यहाँ आ रहा है। जल्द ही एम्परर यहाँ पर पहुंच जाएगा। जब एम्परर यहाँ पर पहुंच जाएगा वो तुम्हारी लाइफ को हेल्प बना कर रख देगा। एम्परर तुम्हारे एग्जिस्टेंस को ही मिटा देगा। तुम अब सुकून से जी भी नहीं पाओगे। जियो उसकी बकवास सुनने के बाद उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो क्रिएचर पूरी तरह से मर जाता है। उस अटैक की पावर इतनी होती है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ी कैनियन बन जाती है। जियो वेसल से कहने लगता है, ये जिस ग्रेट एम्परर की बात कर रहा था क्या वो वही थ्रेट है जिसके बारे में तुमने मुझे पहले वार्न किया था? मुझे बताओ ह्यूमैनिटी के गार्डियन, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता। वेसल पहले तो कुछ भी नहीं कहती पर वो थोड़ी देर बाद कहने लगती, हाँ तुमने सही गेस किया। जियो कहने लगता है, और ये गजेट कौन है? मैं ऐसे किसी को भी नहीं जानता जिसका कि नाम गजेट हो और मैंने उसे मारा हो। वेसल कहने लगते, गजेट डार्कनेस का नाम है। ये सुनने के बाद जियो बहुत ही शॉक हो जाता
है। वैसल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगते हैं, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, पर हमें इस जगह को छोड़कर वापस जाना चाहिए। मैं वापस जाने पर तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। जियो मानने के लिए राजी तो नहीं होता, पर वो मान जाता है। पर तभी साइड में उस क्रिएचर की बॉडी से कोई क्रिस्टल निकलने लगता है। जियो उस क्रिस्टल को देखते हुए वैसल से पूछने लगता है, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता है? वैसल कहने लगते हैं, हाँ मुझे इस चीज के बारे में पता है। ये एक स्टार कोर है, ये एक एडवांस स्टार कोर है जो कि प्लेनेट की एनर्जी से बनता है। अगर ये कोर एक और बार इवॉल्व हो जाए तो ये वर्ल्ड हार्ट बन सकता है। वर्ल्ड हार्ट बनने के बाद ये कोर एक एंटायर प्लेनेट को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकता है। लगता है इस स्टार कोर की पावर की मदद से ही ये क्रिएचर यहाँ पर आया होगा। जो उस स्टार कोर को देखते हुए कहने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं अपने रिवेंज के साथ साथ इतने अच्छे ट्रेजर को पा पाऊंगा। वैसे आगे कहने लगते हैं, ये सिर्फ एक ऐसा ट्रेजर नहीं है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, एक फॉर्मेशन बनाने के लिए कोर मटेरियल है। तुम इस बार वाकई में बहुत ही लकी थे। तो अब हमारा यहाँ का काम खत्म हो चुका है, क्या हम वापस जा सकते हैं? जो कहने लगता है, तो चलो हम वापस चलते हैं। और वो वहां से जाने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस्टी माउंटेन पर आ जाता है। हमें वहां पर जियो की हीलिंग रूट को दिखाया जाता है। वहीं पर हमें एप किंग की बॉडी को दिखाया जाता है जिसे की हील किया जा रहा होता है। उसके सामने ही गोल्डन मंकी बैठा हुआ होता है। पीछे वाइल्ड बोर और हनी बैजर गोल्डन मंकी को ही देखने लगते हैं। हनी बैजर कहने लगता है, ये कितनी देर तक यहाँ पर ही बैठने वाला है? गोल्डन मंकी अपने पास्ट को याद करने लगता है, तब वो कितना पावरलेस था। ह्यूमंस और मिस्टी माउंटेन के साथ जो बैटल हुई थी उसके अंदर भी वो बहुत ही इंजर्ड हो गया था, और इस बैटल में भी वो अपने किंग को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उल्टा उसके किंग ने ही उसे बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। तभी उनके पीछे से कोई आने लगता है। वो और कोई नहीं जियो होता है, अपनी ड्रूइड फॉर्म में आ जाता है। जियो वहां पर उस क्रिएचर के सिर को फेंकते हुए कहने लगता है, वो कहने लगता है, मैंने तुम्हारी ट्राइब के लिए रिवेंज ले लिया है। जियो आगे कहने लगता है, इस वॉर में हमें कई सारी कैजुअलिटीज को झेलना पड़ा, पर ये तुम्हारा बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है। अगर व्हाइट एप की बात की जाए तो वो एक किंग है, और किंग का काम ही होता है कि उसके पीपल को प्रोटेक्ट करना। गोल्डन मंकी किंग की सील को पकड़ते हुए बहुत इमोशनल लेस आवाज में कहने लगता है, किंग ने अपनी आंखें बंद करने से पहले मुझे अपनी सील को दिया था। किंग सील ये एक किंग का मार्क है, ये एक सिंबल है जो कि उस ट्राइब के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति को दिया जाता है। पर मेरी करंट हालत देखी जाए तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसे अभी के लिए कैरी नहीं कर सकता। उसकी बात सुनने के बाद वाइल्ड बोर और हनी बैजर भी इमोशनल होने लगते हैं। तभी गोल्डन मंकी उठकर कहीं पर जाने लगता है। वो उस क्रिएचर के हेड की तरफ बढ़ने लगता है। उस क्रिएचर के हेड के पास पहुंचने के बाद वो अपने माथे को उसके सिर पर पटकने लगता है। गोल्डन मंकी अपने सिर से खून निकलने तक अपने सिर को उसके ऊपर पटकने लगता है। आखिरकार रुक ही जाता है। वो कहने लगता है, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मैं सभी ट्राइबल किंग से सबसे पावरफुल किंग बनकर दिखाऊंगा। और वो वहां से जाने लगता है। वाइल्ड बोर और हनी बैजर भी उसे फॉलो करने लगते हैं। जो उसे जाता हुआ देख कहने लगता है, इस इंसिडेंट के बाद गोल्डन मंकी बहुत ही पावरफुल बन सकता है। ये कहने के बाद जियो अपनी मेन बॉडी में वापस आ जाता है। हमें उसके सामने वैसल को दिखाया जाता है। वो वैसल से कहने लगता है, तो अब बोलो, ये तुम क्या मुझे सब कुछ बताने वाली हो या नहीं? वैसल कहने लगते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनते ही जियो उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जियो कहने लगता है, अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहती तो तुम्हारा यहाँ जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है। तुम्हें उन लोगों के नाम भी पता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें उनके बारे में पता नहीं है? वैसल जियो के थ्रेट को सुनने के बाद बिल्कुल भी नहीं डरती। वैसल जियो के सवाल का बहुत ही शांति से जवाब देने लगती। वो कहने लगती, हमारे पास फ्यूचर में देखने की एबिलिटी है, हम फ्यूचर में देख सकते हैं, इसी वजह से हमारे पास तुमसे थोड़ी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, पर वो उतनी भी ज्यादा नहीं है। जियो उसकी बात को पकड़ते हुए कहने लगता, ये तुम एग्जैक्टली कौन हो और तुम लोगों की रियल आइडेंटिटी क्या है? तभी वैसल के पीछे हमें एक फैंटम इमेज को दिखाया जाता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। जब वैसल ने जियो को वार्न किया था, वो फैंटम इमेज कहने लगते हैं, मैं तो सिर्फ एक स्पिरिट हूँ जो कि अभी के लिए इस गर्ल को पजेस कर रहा है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ग्रेट एम्परर इस जगह पर क्यों अटैक करना चाहे, पर अभी की तुम्हारे प्लेनेट की तो तुम्हारी बैटल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सिर्फ मिस्टी माउंटेन ही उस बैटल में थोड़ा बहुत टिक सकता है, पर तुम लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार जाओगे। तुम लोगों को इस प्लेनेट को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना होगा, तुम्हें कई सारे अलाइज को पाना होगा। जियो कहने लगता है, अर्थ की हालत को देखा जाए तो एक पावरफुल आर्मी को एक साल में बनाना बहुत ही मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है, ये करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि हम दूसरे प्लेनेट से मदद मिलती है क्या नहीं, ये देख सकते हैं। वैसल उसे कहने लगते हैं, तुम्हारी एबिलिटीज को देखा जाए तो ये काम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। तभी जियो अचानक से गुस्से में कहने लगता है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए? मुझे अभी भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम मेरी एक अलाई हो या एनिमी हो। जियो की बात सुनने के बाद वैसल कहने लगते हैं, हम लोग किसी के भी अलाई या एनिमी नहीं है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो हम यहीं पर बैटल कर सकते हैं। अगर हम बैटल कर भी ले फिर भी ग्रेट एम्परर अपने आना कैंसिल नहीं करेगा, वो बहुत ही तेजी से इस तरफ आ रहा है। जियो अपनी पहली बात को छोड़कर उससे कहने लगता है, तुम मुझे बताओ तुमने फ्यूचर में इस प्लेनेट की क्या हालत देखी? वैसल कहने लगते हैं, फ्यूचर बहुत ही खतरनाक था, ये
पूरा प्लेनेट टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया था। वेसल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगते हैं, ये बात याद रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल ही बचा है। एम्परर बहुत ही तेजी से अपनी आर्मी के साथ इस प्लेनेट की ओर बढ़ रहा है और मुझे अभी के लिए जाना होगा। कई सारी चीजें हैं जो मुझे करनी ही होंगी, पर मैं तुम्हें एक और बार ढूंढने के लिए जरूर आऊंगी। और ये कहकर वेसल एक पोर्टल को ओपन कर देती है और वो वहां से जाने लगते हैं। जियो उसे बिल्कुल भी नहीं रोकते हुए हमारा सीन शिफ्ट होकर मून पर आ जाता है। जियो वर्ल्ड में से मून पर आ जाता है। लॉरियल जियो को आता हुआ देख कहने लगता है, मास्टर तो आप आ ही गए। पर जियो को लॉरियल की बात ही नहीं सुनाई देती। लॉरियल जियो को देखते हुए कहने लगता है, मास्टर इतनी जल्दी में क्यों है, क्या कुछ हुआ है? तभी हमारा सीन मून पर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स को बनाया गया है। हमें उस जगह के बारे में बताया जाता है। उस जगह का नाम मून बेस है। इस जगह को कंस्ट्रक्ट करने के बाद मिस्ट माउंटेन के जितने भी रिसर्चर्स थे यहाँ आ चुके हैं। तभी हमें एक जगह पर मैग्नेटिक किंग को दिखाया जाता है। वो किसी को कहने लगता है, तो अब तुम शुरू कर सकते हो। मैग्नेटिक किंग की परमिशन मिलते ही वो साइंटिस्ट एक मशीन को शुरू कर देते हैं जो कि डायमेंशनल पोर्टल बनाने की होती है। मैग्नेटिक किंग अपनी मैग्नेटिक फील्ड से एक डायमेंशनल पोर्टल बनाने लगता है और वो फाइनली एक पोर्टल बना देते हैं। हमें रिसर्चर्स को दिखाया जाता है। रिसर्चर्स उस पोर्टल को बनते हुए देख वो कहने लगते हैं, आखिरकार हमारे एफर्ट्स रिजल्ट बना रहे हैं। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है, हालांकि हमें इस पोर्टल को बनाने के प्रिंसिपल्स के बारे में पता है, पर अभी भी हम इस पोर्टल के साइज और शेप को नहीं कंट्रोल कर सकते और ये पोर्टल अभी भी अनस्टेबल है। तभी जियो की रूट उस लैब के अंदर आ जाती है। जियो अपनी रूट के थ्रू बोलने लगता है तुम्हारे एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक सक्सेसफुल हो गए हैं। जब मैग्नेटिक किंग को पता चलता है कि जियो वहां पर आ चुका है, मैग्नेटिक किंग अपने घुटनों पर झुक के जियो को रिस्पेक्ट देने लगता है। जियो मैग्नेटिक किंग से कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है हमें कितना समय लग सकता है इस पोर्टल को पूरी तरह से स्टेबलाइज करने में? मैग्नेटिक किंग कहने लगता है, अगर हम जल्दी जल्दी काम करें तो हम सिर्फ 2 सालों में ही इस पोर्टल को कंप्लीट कर सकते हैं। जियो कहने लगता है, 2 साल ये बहुत ही लंबा समय है। अपने मन में कहने लगता है, 1 साल में ग्रेट एम्परर हमारे यहाँ पहुंच जाएगा। जियो मैग्नेटिक किंग से कहने लगता है, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का ही समय दे सकता हूँ। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है, 6 महीने ये तो बहुत ही कम है। जियो कहने लगता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी बीस्ट को भेज दूंगा जो कि स्पेस को मैनिपुलेट करना जानता हो। तुम अपना बेस्ट दो, इस प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी तुम कंप्लीट करो उतना अच्छा होगा। जियो की बात सुनने के बाद रिसर्चर्स कहने लगते हैं, अगर स्पेस को कंट्रोल करने वाला एक्सपर्ट हमारी मदद करने के लिए आ भी जाए फिर भी हमें कम से कम 1 साल का समय तो लगेगा ही। दूसरा साइंटिस्ट कहने लगता है, हाँ हमें 1 साल का समय तो लगेगा ही, हमें उस पोर्टल के कई सारे टेस्ट करने होंगे। तभी मैग्नेटिक किंग जियो से कहने लगता है, मास्टर मुझे आपकी एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आपके पास पहले से ही 9 ग्रेट डायमेंशंस है जिनमें आप लिविंग क्रिएचर्स को रख सकते हैं और आपके पास वर्ल्ड से ट्रैवल करने की भी एबिलिटी है जो कि बहुत ही फास्ट है, तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी को क्यों डेवलप करना चाहते हैं? जियो कहने लगता है, ये दोनों मामले पूरी तरह से डिफरेंट है। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें तो हम कभी भी कहीं भी हमारी आर्मी को ले जा सकते हैं। अगर मेरे ग्रेट 9 डायमेंशंस और वर्ल्ड से ट्रैवल करने की एबिलिटी के बारे में देखा जाए तो वो मुझ पर ही डिपेंडेंट है। अगर फ्यूचर में बैटल में मुझे एनिमी कमांडर को संभालना होगा तब मैं तुम लोगों को कहीं भी नहीं ले जा सकता, इसलिए हमें स्पेस टेक्नोलॉजी को बनाना होगा। इस टेक्नोलॉजी को बनाने के बाद हम बहुत ही एडवांटेज में होंगे। जो वापस से मैग्नेटिक किंग को कहने लगता है, एक बात याद रखना कि हमारे पास सिर्फ 1 साल ही बचा हुआ है। 1 साल में ग्रेट एम्परर यहाँ पर पहुंच जाएगा। तुम लोगों को इस समय का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है, क्या मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर उनके इलीट रिसर्चर्स को यहाँ पर ला सकता हूँ? अगर हम उनकी हेल्प ले तो हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ही मदद होगी, हम जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट कर पाएंगे। जियो कहने लगता है, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ और तुम्हें जितनी भी मैन पावर और रिसोर्सेस इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगेंगे मैं वो सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तभी दूसरी तरफ मून पर ही हमें फिनिक्स को दिखाया जाता है। फिनिक्स रोर करते हुए जियो की मेन बॉडी की तरफ आने लगते हैं। फिनिक्स जियो को देखते हैं, उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगते हैं, मास्टर मैं आपको एक बीस्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने कि हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। जियो कहने लगता है, अगर तुम मुझे किसी बीस्ट के बारे में इन्फॉर्म करना चाहती हो इसका मतलब वो बीस्ट वाकई में इंटरेस्टिंग होगा, तो वो कौन है? तभी जियो को इतना कहते ही एक बर्ड जियो की तरफ उड़ते हुए आने लगता है और वो बर्ड जियो की ब्रांच पर बैठ जाता है। जियो उस बर्ड को एनालाइज करने लगता है। उसे देखते हुए जियो कहने लगता है, ये तो वही ब्लड ड्रैगन है जिसे कि कंपटीशन में हमने देखा था, पर ये तो सिर्फ एक क्लोन है। फिनिक्स कहने लगते हैं, मास्टर इसी से लेकर मेरी रिक्वेस्ट है, मैं मोर्टल वर्ल्ड में जाकर इसके मेन बॉडी पर सीरियस इंजरीज इन्फ्लिक्ट करूंगी जिसकी वजह से ये क्लोन अपनी मेन बॉडी की पावर को हासिल कर सकता है और वो अपने आप को मेन बॉडी बना सकता है। अगर ये मेन बॉडी बन जाए तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये बहुत ही पावरफुल होगा। और इस ब्लड ड्रैगन की एक क्लोनिंग एबिलिटी है जिसे यूज करके हम अर्थ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे बहुत ही जल्द गैदर कर सकते हैं जिससे कि हमें बहुत ही फायदा होगा। जियो कहने लगता है, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अगर हम इस ब्लड ड्रैगन की क्लोनिंग एबिलिटी को यूज करें तो हमें अर्थ की सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन पता होगी। जियो फिनिक्स से कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। और फिनिक्स वहां से जाने लगते हैं।
ब्लड ड्रैगन जियो के ब्रांच पर ही बैठा हुआ होता है। जियो उसे देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम नहीं जाने वाले? ब्लड ड्रैगन कहने लगता है, मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। जब मेन बॉडी सीरियस इंजरीज सफर करेगी तब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे पावरफुल क्लोन की तरफ बढ़ने लगेगी। मुझे सिर्फ उसी मौके का इंतजार करना है। तभी हमारा सीन मोर्टल वर्ल्ड मतलब अर्थ पे आ जाता है। हमें अर्थ पर हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है। तभी आसमान में हमें कई सारे ब्लड ड्रैगन्स को दिखाया जाता है, जिन्हें देख वो लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद उस विलेज का हाल दिखाया जाता है। उस विलेज को उन ब्लड ड्रैगन्स ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। वहाँ के सभी लोगों को उन्होंने नोच नोच कर खा लिया होता है। सिर्फ उनकी हड्डियां ही बची हुई होती हैं और हमें वहीं पर एक अलग से ब्लड ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि ब्लड ड्रैगन की मेन बॉडी है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर 10 नेशन अलायंस की ओर आ जाता है। वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स में से एक कहने लगता है, ब्लड ड्रैगन के फ्लॉक ने एक और टाउन पर अटैक कर दिया है। वहाँ के सभी लोग मारे जा चुके हैं। जिस टीम को हमने भेजा था उनसे डील करने के लिए वो कहाँ पर है? दूसरा कहने लगता है, वो तो कब के मारे जा चुके हैं। वो ब्लड ड्रैगन ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर का है। ये वर्ल्ड के 10 ग्रेट बीस्ट में से एक बन सकता है। तभी वो वर्कर रडार में कुछ देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है। वो रडार में देखते हुए कहने लगता है, एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लड ड्रैगन की तरफ बढ़ रही है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लड ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल है। वो लोग उस स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रेस करने लगते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स फिनिक्स है। उसे देखते हुए वो लोग कहने लगते हैं, ये तो कॉन्टिनेंट का सेकंड ग्रेट बीस्ट फिनिक्स है। फिनिक्स उड़ते हुए ब्लड ड्रैगन की पीक की ओर आ जाती है। फिनिक्स उस पीक को देखते हुए कहने लगते हैं, तो ये ब्लड ड्रैगन की मेन बॉडी का नेस्ट है। फिनिक्स के ऑरा को सेंस करते ही ब्लड ड्रैगन की मेन बॉडी फिनिक्स के सामने आ जाती है। फिनिक्स उसे कहने लगते हैं, अगर मुझे तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में पहले ही नहीं पता होता तो तुमसे डील करना बहुत ही ट्रबलसम होता। तुम वाकई में बहुत ही स्ट्रेंज क्रिएचर हो। मैंने पहले कभी भी तुम्हारे जैसे अजीबोगरीब क्रिएचर को नहीं देखा है। फिनिक्स और ब्लड ड्रैगन की मेन बॉडी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ब्लड ड्रैगन फिनिक्स के ऊपर अपने फीदर्स से अटैक कर देता है। फिनिक्स भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है। राइटर हमें बताने लगता है, ब्लड ड्रैगन एक लौता ऐसा म्यूटेटेड बीस्ट है जिससे कि 10 नेशंस भी डरते हैं। ये जहाँ से भी गुजरता है डेथ इसे फॉलो करते हैं। वहाँ की जमीन पूरी तरह से लाल बन जाती है। ये पूरी जमीन को खून से रंग देता है। अभी के लिए ये 1000 केव्स ऑफ सिटी में रह रहा है। वहाँ के 1 लाख से भी ज्यादा सिटीजन्स को इन्होंने मार दिया है। उन्होंने उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। इसकी पावर को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। इससे डील करने के लिए 10 नेशन अलायंस और हुक्शिया फेडरेशन ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिए थे, फिर भी वो लोग इसे मार नहीं पाए। ये ब्लड ड्रैगन अब 10 ग्रेट बीस्ट में से एक बन सकता है। इतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। ब्लड ड्रैगन और फिनिक्स की फाइट की वजह से वो जगह बहुत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वहां पर हमें फायर को दिखाया जाता है। उस फायर में से एक लड़की निकलने लगती है। ये लड़की सैंड नेशन की प्रिंसेस या क्वीन कुछ है, मैं इसे प्रिंसेस ही कहूंगा। सैंड प्रिंसेस अपने सामने कुछ देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। हमें उसके सामने दिखाया जाता है ब्लड ड्रैगन बहुत ही इंजर्ड होता है। वो पत्थरों के नीचे दबा हुआ होता है। ब्लड ड्रैगन की हालत को देख वो लड़की कहने लगते हैं, क्या वो फिनिक्स जीत चुका है? तभी फिनिक्स अपने पंजों को उस ब्लड ड्रैगन की बॉडी के अंदर धंसाने लगता है। वो लड़की फिनिक्स को देखते हुए कहने लगते हैं, कॉन्टिनेंट के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पीस से जो एक्सपेक्ट था वही तुमने ब्लड ड्रैगन को बहुत ही आसानी से हरा दिया, जिससे कि 10 नेशन अलायंस भी डील नहीं कर पाई थी। फिनिक्स कहने लगते हैं, मैं तो सिर्फ अपने मास्टर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। तभी ब्लड ड्रैगन अपनी किसी स्किल को यूज करने लगता है। फिनिक्स उस स्किल को एक्टिवेट होता हुआ देख बिल्कुल भी घबराती नहीं है। वो वहीं पर रहती है। वो लड़की ब्लड ड्रैगन को देखते हुए कहने लगते हैं, इस ब्लड ड्रैगन की स्पिरिचुअल एनर्जी एक अलग ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये कहा जा रही है। तभी हमारा सीन मून पर आ जाता है। हमें मून पर उस क्लोन ब्लड ड्रैगन को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है, वो आ रही है, मैं फील कर सकता हूँ, मेरी मेन बॉडी की स्ट्रेंथ मेरे अंदर आ रही है। ज़्यूस से कहने लगता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है, तुम्हें अपनी मेन बॉडी से फाइट करनी होगी। अपनी मेन बॉडी को अपना कंट्रोल लेने मत देना। उस क्लोन ब्लड ड्रैगन में मेन बॉडी की स्ट्रेंथ आने लगते हैं। तभी हमें अर्थ पर दिखाया जाता है। फिनिक्स ब्लड ड्रैगन को देखते हुए कहने लगता है, ये साइज में कम हो रहा है, लगता है हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तभी हमें क्लोन ब्लड ड्रैगन के माइंड रियल्म के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ब्लड ड्रैगन क्लोन और मदर बॉडी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। मदर ब्लड ड्रैगन कहने लगते हैं, अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। क्लोन ब्लड ड्रैगन कहने लगता है, मदर अपनी पावर मुझे दे दो। मदर बॉडी कहने लगते हैं, चूजे कहीं के, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी पावर को संभाल सकते हो, दफा हो जाओ मेरे सामने से। क्लोन ब्लड ड्रैगन कहने लगता है, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। ये कहकर वो अपनी मेन बॉडी की पावर को जबरदस्ती एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से बहुत ही खतरनाक सा रेड ऑरा निकलने लगता है। और पर से मून को देखा जाए तो मून अब पूरा लाल दिख रहा था। थोड़ी देर बाद हमें मून पर का सीन दिखाया जाता है। जियो ब्लड ड्रैगन को कहने लगता है, क्या तुम सक्सेसफुल हो गए? उस धुएं में से हमें ब्लड ड्रैगन को निकलते हुए दिखाया जाता है। वो क्लोन ब्लड ड्रैगन अब मेन बॉडी में बदल जाता है। जियो उसे देखते हुए कहने लगता है मैंने एक और नए पावरफुल अलाई को बना लिया है। और वो उसके स्टेटस विंडो को चेक करने लगता है। उसकी एबिलिटीज को देखकर जियो कहने लगता है, ये अपने क्लोन को सैक्रिफाइस करने के बाद अपने आप को बचा सकता है। ये इसकी एबिलिटी बहुत ही खतरनाक है। इस एबिलिटी से डील करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, पर अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी से एनकाउंटर करता है तो ये एबिलिटीज बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। जियो ब्लड ड्रैगन को कहने लगता है, तुम्हें अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना होगा। ब्लड ड्रैगन अपने कई सारे क्लोन बना देता है। वो सभी क्लोन्स जियो
की ब्रांच पर आकर बैठ जाते हैं। जो उतने सारे क्लोन्स को देखते हुए कहने लगता है अगर इन्होंने मेरे ऊपर पुक कर दिया तो मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर पांडा आते हुए कहने लगता है डिवाइन ट्री ये देखो खोदने के बाद एक स्पिरिट स्टोन मिला है। जियो कहने लगता है मैंने उसे गाड़ा था। पांडा जब जियो की तरफ देखता है तब उससे कई सारी लाल आंखें दिखते हैं। इन्हें देख पांडा बहुत ही डर जाता है। पांडा कहने लगता है घोस्ट भागो और वहाँ से चला जाता है। तभी जियो के पास कोई आने लगता है जिन्हें देख जियो कहने लगता है वो तो शैडो टाइगर और स्पिरिट बटरफ्लाई है। शैडो टाइगर और स्पिरिट बटरफ्लाई जियो के पास आने के बाद उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जियो ने कहने लगता है मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों भी 7 दिनों में ही अपने एलिमेंटल फ्रूट्स को एब्जॉर्ब कर लोगे और तुम लोग सक्सेसफुली 4th ऑर्डर पर पहुंच चुके हो। जियो अपने मन में कहने लगता है जितने 4th ऑर्डर के बेस्ट और हायर बेस्ट मेरे कमांड के अंडर होंगे उतना अच्छा है, वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। पर मुझे इस बात से खुशी क्यों नहीं हो रही, क्यों मुझे ये अनईजी फीलिंग क्यों महसूस हो रही, क्या कुछ होने वाला है। जियो के इतना कहते हमें यूनिवर्स के एक पार्ट में किसी अजीबोगरीब चीज को दिखाया जाता है। इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। जियो को जो अनईजी फीलिंग महसूस हो रही होती है उसके बारे में सोचने लगता है पर उसे सोचने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। अपनी फीलिंग को इग्नोर करते हुए स्पिरिट बटरफ्लाई शैडो टाइगर और ब्लड ड्रैगन को उनकी स्किल्स दिखाने के लिए कहता है। स्पिरिट बटरफ्लाई अपने डिस्ट्रक्टिव बीम, शैडो टाइगर अपने डोमेन ऑफ डार्कनेस और ब्लड ड्रैगन अपने मिस्टिक क्लोन्स को दिखाने लगता है। दूर से एम्परर क्रोकोडाइल और पांडा ये देख रहे होते हैं। पांडा एम्परर क्रोकोडाइल से कहने लगता है एम्परर क्रोकोडाइल तुम्हें क्या लगता है अगर इन तीनों की बैटल हो तो इन तीनों में से कौन जीत सकता है। एम्परर क्रोकोडाइल कहने लगता है अनडाइंग ब्लड ड्रैगन बहुत ही खतरनाक है, ये एक्चुअली अनडाइंग है, इसे मारना बहुत ही मुश्किल है अगर इसका अपोनेंट सेम रियल में है। और दूसरी तरफ स्पिरिट बटरफ्लाई और शैडो टाइगर की बात की जाए तो ये दोनों भी सबसे टैलेंटेड बेस्ट में से हैं। इन दोनों ने भी एलिमेंटल फ्रूट्स को कंज्यूम किया है पर अगर इनकी फाइट हो जाती है तो ब्लड ड्रैगन ही जीतेगा क्योंकि ब्लड ड्रैगन इनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी एबिलिटीज बहुत ही खतरनाक है। पांडा कहने लगता है तो तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, अगर तुम सेम स्टेज में होकर उससे फाइट करोगे तो तुम दोनों में से कौन जीत सकता है। एम्परर क्रोकोडाइल कहने लगता है तुम ये कैसे बचकाने सवाल पूछ रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस चूजे से हारूंगा, ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगा, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। पांडा गुस्से में कहने लगता है नहीं 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 तुम तभी स्ट्रॉन्गेस्ट हो जब मैं यहाँ पर नहीं होता हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जब मैं सीरियस हो जाता हूँ तब मैं बहुत ही रिडिकुलसली पावरफुल होता हूँ, मैं अपने से पावरफुल एनिमीज को भी हरा सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है मैंने अभी तक कभी भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को नहीं दिखाया है। एम्परर क्रोकोडाइल कहने लगता है पांडा मुझे पता है कि हम उतने करीब नहीं है पर जब तुम्हारी फाइट ऑस्ट्रेलिया से हुई थी तब तुम वाकई में बहुत ही बड़ास लग रहे थे। अपनी तारीफ सुनने के बाद पांडा शर्माते हुए कहने लगता है एम्परर क्रोकोडाइल अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो क्यों ना तुम मेरे ब्रदर को मैं जो 1000 बैम्बू शूट्स देने वाला था वो तुम क्यों नहीं देते। एम्परर क्रोकोडाइल कहने लगता है यहाँ से फुट जाओ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर अर्थ पर किसी जगह पर आ जाता है। हमें एक अंडरग्राउंड जगह पे वेसल को दिखाया जाता है। उस जगह पर हर तरफ लावा ही लावा होता है। वेसल वहां पर आने के बाद किसी से कहने लगती है सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, तुम जल्द ही फ्री हो जाओगे। और उसके सामने हमें एक बहुत ही बड़े सिर को दिखाया जाता है। वो सिर अपनी आंखें खोलकर वेसल को देखने लगता है, वेसल भी उसे देखने लगती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर स्काई सिटी में आ जाता है। स्काई सिटी में हमें एक रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलियन सोल्जर के ऊपर रिसर्च की जा रही होती है। वो रिसर्चर कहने लगता है ये क्रिएचर हमारे अर्थ से बिल्कुल भी नहीं है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके सेल्स सब कुछ बहुत ही अलग है, ये अर्थ के बेस्ट और ह्यूमन से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर यूनाइटेड नेशंस में एक मीटिंग हॉल पे आ जाता है। उस मीटिंग को मैग्नेटिक किंग होस्ट कर रहा होता है। मैग्नेटिक किंग एक बड़ी सी स्क्रीन पर एलियन सोल्जर्स की इमेजेस दिखाते हुए कहने लगता है यही वो क्रिएचर है जिसने कि मिस्टी माउंटेन, सन नेशन, बाकी की जगहों पर अटैक किया था। ये क्रिएचर अचानक से स्पेस रिफ्ट में से अपीयर हो रहे थे। इनमें से सबसे कमजोर भी 4th ऑर्डर पे है और हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कैनन फोडर्स है। वो कहने लगता है अगली में जो तुम लोगों को पिक्चर दिखाने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से देखना। और मैग्नेटिक किंग एलियन कमांडर की इमेज दिखाने लगता है। एलियन कमांडर को देख वहाँ के लोग कहने लगते हैं ये तो बाकियों से बहुत ही अलग है, क्या ये उनका लीडर है। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है हाँ ये उनका लीडर ही है, पर इसने जो बातें की उससे ये पता चलता है कि ये किसी से ऑर्डर ले रहा था, इसका मतलब इसका जो मास्टर है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैग्नेटिक किंग की ये बात सुनने के बाद वो लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और मैं तुम लोगों को एक और बात बताना चाहता था जिससे कि डिवाइन ट्री ने मुझे बताने के लिए कहा था। डिवाइन ट्री चाहते हैं तुम सब लोगों को ये बात पता चले कि अर्थ के बाहर भी वर्ल्ड में कई सारे ग्रेट एनिमीज है और वो हमारी अर्थ को अप्रोच कर रहे हैं। वो लोग जल्द ही हमारी अर्थ पर पहुंच जाएंगे, हमें उनसे वॉर करने के लिए प्रिपेयर होना होगा। हम उन्हें हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करने दे सकते। डार्कनेस ने हमारे साथ जो किया हम वो बिल्कुल भी दोहराएंगे नहीं। तभी उस मीटिंग में एक आदमी कहने लगता है क्या हम रियली उस म्यूटेंट ट्री पर विश्वास कर सकते हैं। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है हम मेरे मास्टर पर विश्वास कर सकते हैं, हमें एक ग्लोबल वॉर के लिए प्रिपेयर होना होगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर सेलेस्टियल माउंटेन्स पे आ जाता है। सेलेस्टियल माउंटेन्स पे कोई एक फूल को देखते हैं कहने लगता है फेट अपने रंग दिखा रहा है। हमें वहाँ पर 2 सी हॉर्स को दिखाया जाता है। उनमें से ब्लैक सी हॉर्स कहने लगता है क्या एक बहुत ही बड़ी वॉर आने वाली है। दूसरा सी हॉर्स कहने लगता है कि मुझे मिस्टी माउंटेन को विजिट देनी पड़ेगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर मून पर आ जाता है। मून पर हमें लॉरियल को दिखाया जाता है। लॉरियल जियो से कहने लगता है ह्यूमंस बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो अचानक से अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जियो उसकी बात सुनने के बाद कहने लगता है मैग्नेटिक किंग ने मेरे मैसेज को डिलीवर कर दिया है। अब सभी की स्ट्रेंथ देखी जाए तो वो थोड़े बहुत तो स्ट्रॉन्ग है, मेरे बिना भी जो भी एनिमीज आएंगे उनसे हैंडल तो कर पाएंगे। जियो लॉरियल से कहने
लगता है, लॉरियल नाइनटेल्स को एक मैसेज भेजो, मैं एक जगह पर जा रहा हूँ, मेरे एब्सेंस में 9 ग्रेड बीस्ट और लिन हुआ मिस्टर माउंटेन को संभालेंगे, इस बार मैं थोड़ा ज्यादा लेट हो सकता हूँ। लॉरियल जियो से पूछने लगता है, मास्टर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं? जियो कहने लगता है, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैंने वर्ल्ड में एक प्लेनेट को डिस्कवर किया था, मैं उसी प्लेनेट की ओर जा रहा हूँ, अब समय आ चुका है कि मैं उस प्लेनेट को डिस्कवर कर सकूं और मेरे इवॉल्व होने का भी समय हो चुका है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लॉरियल कहने लगता है कि आप वापस कब आएंगे? जियो कहने लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें एक बात तो गारंटी से कह सकता हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तब मैं बहुत ही पावरफुल होऊंगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नाइनटेल्स को दिखाया जाता है, जिससे कि लॉरियल के थ्रू जियो का मैसेज मिल गया होता है। नाइनटेल्स एक चट्टान पर खड़ी होकर आसमान को ही देख रही होती है, तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर वर्ल्ड में जियो के ऊपर आ जाता है। जियो बहुत ही तेजी से वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा था और वो फाइनली रुकते हुए कहने लगता है, मैं इस प्लेनेट पर आधे महीने ट्रैवल करने के बाद पहुंच गया। वो उस प्लेनेट को देखते हुए कहने लगता है, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ इस प्लेनेट पर 6th ऑर्डर पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, और वो उस प्लेनेट के अंदर जाने लगता है, पर तभी कोई चीज उसे रोक लेती है, जिसे देख वो कहने लगता है, ये क्या है? इस प्लेनेट का बैरियर मुझे क्यों ब्लॉक कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? और वो ऐसे ही बातें कर रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर उस प्लेनेट के अंदर एक जगह पर आ जाता है, हमें वहां पर एक क्रिएचर को दिखाया जाता है। मैं तुम लोगों को अभी बता देता हूँ कि इस क्रिएचर का नाम ड्रूइड है। हमें एक फीमेल ड्रूइड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही इंजर्ड और थकी हुई होती है। वो इतनी ज्यादा थकी हुई होती है कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी हमें उसी से थोड़ी दूर एक जगह का सीन दिखाया जाता है। अचानक से हमें उस जगह का वर्ड टूटते हुए दिखाया जाता है। उस वर्ड से और कोई नहीं बल्कि हमारा जियो आ जाता है, मतलब उसकी एक रूट आ जाती है। जो गुस्से में कहने लगता है, फाइनली मैं इस बैरियर के थ्रू आ ही गया, मुझे इस बैरियर को पास करने के लिए पूरे 2 हफ्ते लग गए, जो कि उस रूट की स्ट्रेंथ अभी के लिए ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर की है। जो कहने लगता है, पर फाइनली मैं इस प्लेनेट पर तो पहुंच ही गया। जियो हमें बताने लगता है कि उस प्लेनेट के बैरियर को पास करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, उसे अपने कल्टिवेशन को सप्रेस करना पड़ा ट्रांसेंडेंट के सेकंड ऑर्डर पर। जियो उस बैरियर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करके उस प्लेनेट पर एंटर कर सकता था, पर उस बैरियर पर कई सारी मेंटल एनर्जीज है। अगर जियो उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करता तो उस प्लेनेट के सभी पावर हाउसेस को जियो के बारे में पता चलता, और जियो इस प्लेनेट पर आते ही किसी से फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उस बैरियर के सबसे वीकेस्ट पॉइंट को ढूंढा और उसे क्रैक किया। पर जब भी उसने उस वर्ल्ड के पैसेज से जाने की कोशिश की, वो वर्ल्ड पूरी तरह से टूट जाता। जियो वहां से भी बहुत ही आसानी से जा सकता था, पर अगर वो ऐसे ही चला जाता तो उस प्लेनेट के पावरफुल लोगों को पता चल जाता। जियो कहने लगता है, मैं इन कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहता, इसलिए मैंने अपनी स्ट्रेंथ को ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर पर सप्रेस करके अपनी एक रूट को ही अंदर भेजा। जियो कहने लगता है, अगर मुझे अपनी मेन बॉडी को इस प्लेनेट के अंदर लाना है तो ये करने के लिए मुझे 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय लग सकता है। जियो की रूट उस प्लेनेट पर ट्रैवल करते हुए कहने लगते हैं, मुझे इस प्लेनेट को पहले स्काउट करना चाहिए। वो ट्रैवल कर ही रहा होता है कि तभी एक जगह पर आकर वो कुछ देखकर रुक जाता है। हमें थोड़ी देर पहले जिस फीमेल ड्रूइड को दिखाया जाता है, उसी ड्रूइड लड़की को देखकर जियो वहां पर ही रुक जाता है। जियो उस ड्रूइड लड़की के पास आकर उसकी स्टेटस विंडो को देखने लगता है। जियो कहने लगता है, इसकी अपर बॉडी ह्यूमन की तरह है और लोअर बॉडी एक डियर की तरह है। ये क्रिएचर बहुत ही स्ट्रेंज है, लगता है इस प्लेनेट पर इसके जैसे ही क्रिएचर रहते हैं, पर ये फीमेल ड्रूइड बहुत ही इंजर्ड लग रही है, लगता है इसकी किसी के साथ फाइट हुई थी। जियो उस फीमेल ड्रूइड की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, चलो मैं अपने लाइफ एसेंस को यूज करके इसे हील कर देता हूँ। इस लड़की के ठीक होने के बाद मैं इससे इस प्लेनेट की इन्फॉर्मेशन को पता कर सकता हूँ। पर तभी अचानक से वो रुकते हुए कहने लगता है, पर क्या हो अगर वो मुझे देखते हुए मुझ पर अटैक कर दे, मैं अभी के लिए सिर्फ ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर पर हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ये कहकर वो उस लड़की को हील करने से पहले उसके साथ कुछ करने लगता है और उसे हील कर देता है। थोड़ी देर बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगते हैं। तभी वो अपने आप को बहुत ही ऑड पोजीशन में बांधा हुआ देख बहुत ही हैरान हो जाती है। उसी के सामने हमें जियो को दिखाया जाता है। जियो कहने लगता है, तो तुम उठ गए? वो लड़की कहने लगती है, तुम कौन हो और तुमने मुझे ऐसे अजीबोगरीब तरीके से क्यों बांधा हुआ है, मुझे अभी के अभी जाने दो। जियो कहने लगता है, जरा शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा कोई एनिमी नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे इंजरीज को हील किया है। वो लड़की अपनी इंजरीज को गया हुआ देख शांत हो ही रही थी कि तभी वो जियो की ब्रांचेस को देख गुस्से में कहने लगती है, क्या तुम उस एंशिएंट सेंटिएंट ट्री के सबऑर्डिनेट हो जो कि मुझे मारने के लिए आए हो? जियो कहने लगता है, हे शांत हो जाओ, मैं किसी एंशिएंट सेंटिएंट ट्री को नहीं जानता, मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। पर वो लड़की जियो की बात बिल्कुल भी नहीं मानती, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। फाइनली थोड़ी देर बाद जियो की थोड़ी मार खाने के बाद वो लड़की शांत हो जाती है। जियो से कहने लगता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ, क्या तुम मेरी बात थोड़ी देर के लिए नहीं सुन सकती? वो ड्रूइड बच्चों की तरह रोने लगती है। जियो उसे शांत करते हुए कहने लगता है, शांत हो जाओ, अगर कोई ऐसा हमें देख लेगा तो वो क्या समझेगा कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ या कुछ और। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं एक दूसरे प्लेनेट से आया हुआ क्रिएचर हूँ, मैं यहाँ इस प्लेनेट पर हेल्प मांगने के लिए आया हूँ, और तुम जिस एंशिएंट सेंटिएंट ट्री के बारे में बात कर रही हो उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं इस प्लेनेट पर अलायंस ढूंढने के लिए आया हूँ। जियो की बात सुनने के बाद वो ड्रूइड थोड़ी शांत होने लगती है। जियो आगे कहने लगता है, क्या तुम मुझे इस प्लेनेट के बारे में बता सकती हो? वो ड्रूइड कहने लगते हैं, पहले मुझे जाने दो।
जो एनवायरनमेंट को देखते हुए कहने लगता है इस प्लेनेट पर रात में स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी डेंस होती है। जो हमें बताने लगता है मुझे उस फीमेल ड्रूइड ने इस प्लेनेट के बारे में कई सारी बातें बताई है। इस वर्ल्ड में एल्फ ट्राइब एग्जिस्ट करती है और वो ट्राइब इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल ट्राइब में से एक है। एल्फ्स के साथ साथ इस प्लेनेट पर डेविल बीस्ट और ड्वार्फ्स भी रहते हैं और तो और इस प्लेनेट पर माइटी ड्रैगन ट्राइब भी है। उनकी पॉपुलेशन 100 से भी ज्यादा है और तो और उन ड्रैगन्स में 3 प्योर ब्लडेड ड्रैगन किंग्स है। ये एक्चुअली में बहुत ही अच्छी न्यूज है। अर्थ पर बहुत ही कम ड्रैगन है। अगर मैं उन सबको सबड्यू कर पाऊँ तो वो मेरी बहुत ही अच्छी बैटल स्ट्रेंथ बनेंगे। पर मुझे जब इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी की रिकवरी के बारे में पता चला तब मैं बहुत ही शॉक हो गया था, क्योंकि उनके प्लेनेट की स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे अर्थ के मुकाबले 10 साल पहले रिकवर होना शुरू हो गई थी। और सबसे अनएक्सपेक्टेड न्यूज तो ये थी कि इस वर्ल्ड में भी मेरे जैसा एक बीइंग है जो कि एक ट्री ही है, जिसे कि ये लोग एंशिएंट सेंटिएंट ट्री कहते हैं। हम इस एंशिएंट सेंटिएंट ट्री को डिमोनिक ट्री कहेंगे। वो फीमेल ड्रूइड जियो को कहने लगते हैं तुम्हें जितनी भी बातें जाननी थी मैंने वो सब कुछ तुम्हें बता दिया है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जियो कहने लगता है तुम कहाँ जा रही हो? वो लड़की कहने लगती है मैं अपना रिवेंज लेने जा रही हूँ। जियो कहने लगता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम इसे ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के बदले मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहने लगती है तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर पर है, तुम मेरी क्या हेल्प कर पाओगे? तुम्हें केयरफुल होना चाहिए कि कोई तुम्हें मार ना दे। जियो उसे कहने लगता है क्या तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हो? ये कहकर वो कुछ करने लगता है, जिसे महसूस करने के बाद वो ड्रूइड लड़की बहुत ही हैरान हो जाती है। वो पीछे मुड़कर देखने लगती है। वो उसे देखते हुए कहने लगती है ये कैसे हो सकता है? इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, ये तो इम्पॉसिबल है। ये ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर की पीक पर ऐसे ही कुछ सेकंड में कैसे पहुंच सकता है? जियो कहने लगता है तो अब तुम मेरे बारे में क्या कहती हो? वो लड़की कहने लगती है तुम एग्जैक्टली हो क्या? कोई भी नॉर्मल बेस्ट ऐसे ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर की पीक पर इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता। जियो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है मैं जिस प्लेनेट से हूँ उस प्लेनेट का नाम अर्थ है। मेरा नाम डिवाइन ट्री है। मैं मिस्टी माउंटेन्स को रूल करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हो तो मैं तुम्हें अपना अपोस्टल बना सकता हूँ। मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दे सकता हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर एक विलेज के ऊपर आ जाता है जो कि जल रहा होता है। वहाँ पर हमें कई सारी लाशें दिखाई जाती है। उस विलेज में हमें ड्रूइड्स को भी दिखाया जाता है जो कि थोड़े अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। वहाँ पर डेविल बीस्ट भी होते हैं। तभी उनकी तरफ एक अटैक बहुत ही तेजी से आने लगता है और वो अटैक आकर एक वुल्फ को लग जाता है, जिसकी वजह से वो वुल्फ वहीं पर मर जाता है। तभी उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़े ब्लैक क्लॉ से अटैक हो जाता है और हमारा जियो वहाँ पर एंट्री मार देता है। वो अटैक जियो ने ही किया था। जियो उन ड्रूइड्स को देखते हुए कहने लगता है इन ड्रूइड्स की स्पिरिचुअल एनर्जी अलग तरीके से बिहेव कर रही है। तभी जियो के ऊपर 2 एरोज से अटैक होता है। जियो के ऊपर उस अटैक को नाइट एल्फ्स ने किया होता है। जियो उन्हें देखते हुए कहने लगता है ये जरूर नाइट एल्फ्स होंगे। तभी उन 2 नाइट एल्फ्स में से एक नाइट एल्फ पर बहुत ही खतरनाक अटैक हो जाता है। उसका सिर ही बीच में से कट जाता है, जिसे देख दूसरा नाइट एल्फ बहुत ही हैरान हो जाता है और उस अटैक को उसी फीमेल ड्रूइड ने किया था और इस ड्रूइड का नाम पैनिस है। हम इसे पैनिस से कहेंगे। उस ड्रूइड को देख दूसरा नाइट एल्फ कहने लगता है पैनिस तो तुमने फाइनली अपने आप को दिखाई दिया, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ। वो आगे कुछ कह पाए उससे पहले जियो उसे जोर से पटक देता है, जिसकी वजह से वो नाइट एल्फ बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। वो खून खांसते कहने लगता है तुम अपने हेल्पर के दम पर इतना उछल रही हो। जियो के ऊपर कई सारे ड्रूइड्स और डेविल बीस्ट अटैक करने लगते हैं। जियो उन्हें देखते हुए कहने लगता है ड्रूइड्स के साथ साथ ब्लड एल्फ्स भी मेरे ऊपर अटैक कर रही है। जियो उन सभी को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारने लगता है। पैनिस भी उन्हें बहुत ही तेजी से मारने लगती है। तभी हमें कुछ यंग ड्रूइड्स को दिखाया जाता है जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। पैनिस उन्हें देख उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। पैनिस को उनके ऊपर अटैक करता हुआ देख जियो कहने लगता है पैनिस रुक जाओ, वो बच्चे हैं। पर पैनिस जियो की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो उन बच्चों को खत्म कर देती है। जियो कहने लगता है पैनिस अगर तुमने मुझे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत ही कड़ी सजा दूंगा। पैनिस जियो से कहने लगते हैं ये कोई यंग ड्रूइड्स नहीं थे। ड्रूइड्स के पास ट्रांसफिगरेशन की एबिलिटी होती है जिसे कि इन लोगों ने यूज किया था। वो ट्रांसफिगरेशन स्किल को यूज करके हमें धोखा दे रहे थे। जियो उसकी बात सुनने के बाद कहने लगता है तो इसी की वजह से तुम्हारा विलेज इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है और तुम भी बहुत ही मुश्किल से अपनी लाइफ को लेकर यहाँ से भाग पाई। तभी पैनिस एक जगह पर आकर वहाँ की लकड़ियों को निकालने लगते हैं। उस वुडन ब्लॉक्स के नीचे 2 यंग ड्रूइड्स होते हैं। वो पैनिस को देख बहुत ही खुश होने लगता है। वो कहने लगता है सिस्टर पैनिस तो आप वापस आ गई। पैनिस उन्हें गले लगाते हुए कहने लगते मैं तुम दोनों को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हूँ। जियो उन्हें देखते हुए कहने लगता है तो अब मुझे समझ आ रहा है पैनिस इतनी जल्दी यहाँ क्यों आना चाहती थी। थोड़ी देर बाद पैनिस जियो को कहने लगते हैं एल्फ किंग हमारी ड्रूइड्स की टेरिटरी पर कब्जा करना चाहता है। उसने हमारी बहुत सारी टेरिटरी को अपना बना लिया है, फिर भी वो हमें अभी भी हंट डाउन कर रहे हैं। हम तो पहले न्यूट्रल ही रहना चाहते थे पर एल्फ ट्राइब हमें छोड़ने का नाम नहीं ले रही। पिछली बार मैं बहुत ही इंजर्ड हो गई थी और मैं बहुत ही मुश्किल से भाग पाई थी और आगे जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ तो तुम्हें पता ही है। पैनिस जियो से कहने लगते तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं तुम्हें अब इस मैटर में और भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकती। हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। जियो से कहने लगता है तो तुम अब आगे क्या करना चाहती हो? वो यंग ड्रूइड्स इंजर्ड है, उन्हें लेकर तुम कहाँ जाने वाली हो? जियो की बात सुनने के बाद पैनिस कुछ भी नहीं कह पाती। तभी जियो अपने 9 ग्रेड डायमेंशंस को ओपन करते हुए कहने लगता है तुम ऑलरेडी मेरी अपोस्टल हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मतलब पैनिस ने जियो का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। उस वर्ड को टूटता हुआ देख पैनिस बहुत ही हैरान हो जाती है। वो कहने लगते हैं इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ये कितनी पावरफुल है, ये एग्जैक्टली कौन है? जियो पैनिस से कहने लगता है जल्दी करो, मैं इस वर्ड को ज्यादा देर ओपन नहीं रख सकता। अगर मैंने इसे ज्यादा देर ओपन रख लिया
तो बाकी लोग मुझे डिस्कवर कर लेंगे। तुम इस वर्ल्ड से पास होने के बाद डायमेंशन ऑफ लाइफ में पहुंच जाओगे, वहां पर तुम आसानी से रिकवर कर सकते हो। और हमें उन दोनों यंग ड्रूड्स को दिखाया जाता है जो कि डायमेंशन ऑफ लाइफ में चले जाते हैं। पैनिस ज्यू के साथ ही होती है। पैनिस बहुत ही शौक होती हुई ज्यू से कहने लगती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ ट्रांसजेंडर थर्ड ऑर्डर से भी ज्यादा है, तुम एग्जैक्टली कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ज्यू कहने लगता है तुम्हें फ्यूचर में पता चल जाएगा। तभी ज्यू अपनी रूट की मदद से एक एल्फ को अपने 9 ग्रेड डायमेंशंस में रखने लगता है। ज्यू कहने लगता है अभी के लिए मैं इसे अपने 9 ग्रेड डायमेंशंस में रखूंगा। मेरी करंट बॉडी की हालत देखी जाए तो मुझे 9 ग्रेड डायमेंशन को फिर से ओपन करना हो तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तभी पैनिस ज्यू को ये करता हुआ देख बहुत ही हैरान हो जाती है। वो गुस्से में कहने लगती है वो अभी भी जिंदा है। ज्यू से कहने लगता है मैं उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे अभी भी जिंदा रखा है। वो अभी के लिए सिर्फ अनकॉन्शियस है, मतलब बेहोश है। पैनिस ज्यू की बात सुनने से पहले ही उस एल्फ के सिर को काट देती है। ज्यू ये देख बहुत ही गुस्सा हो जाता है। ज्यू गुस्से में कहने लगता है तुम ये क्या कर रही हो पैनिस। पैनिस ज्यू को कहने लगते हैं तुम्हें उसे मारना चाहिए या फिर उसे अवेक रखना चाहिए, तुम कभी भी उसे सोने या अनकॉन्शियस नहीं होने दे सकते। पैनिस बहुत ही डरते हुए ज्यू से कहने लगते हैं मास्टर हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर एक जगह पर आ जाता है। हमें वहाँ पर एक बहुत बड़े मशरूम को दिखाया जाता है। उस मशरूम के अंदर हमें एक अजीबोगरीब चीज को दिखाया जाता है। तभी हमें किसी की आंख खोलते हुए दिखाया जाता है। इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। वापस से हमारा सीन ज्यू और पैनिस के ऊपर आ जाता है। पैनिस एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर उड़ रही होते, वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते। पैनिस ने ज्यू को कुछ बातें बताई होती है। ज्यू पैनिस से कहने लगता है ये लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स कौन है और इसके एबिलिटीज कैसी हैं। पैनिस कहने लगते हैं उस एंशिएंट सेंटिएंट ट्री के अंडर 3 मेन लॉर्ड काम करते हैं, उनके नाम लॉर्ड ऑफ ड्रीम, लॉर्ड ऑफ नेचर और लॉर्ड ऑफ वॉर हैं। वो तीनों बींग्स इस वर्ल्ड के ऑर्डर को रखते हैं। ओरिजिनली तो वो लोग यही कहते थे, पर एक दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अचानक से कई सारे रेड क्रिएचर्स आसमान में अपीयर हुए। उनके आने के बाद से सब कुछ बदल गया। तभी ज्यू उसकी बात सुनने के बाद एलियन सोल्जर का स्टैचू बनाते हुए कहने लगता है हे रुको, क्या वो रेड क्रिएचर इसकी तरह ही दिखता है। पैनिस उस स्टैचू को देख कहने लगते हैं ये वही है मास्टर, क्या आप उनसे पहले मिल चुके हैं। ज्यू कहने लगता है मैं उनसे मिला ही नहीं हूँ, मैंने उन्हें मारा भी है। ज्यू अपने मन में कहने लगता है धत्तेरी की, मुझे लगा नहीं था कि वो एलियन सोल्जर्स मेरे पहले इस प्लेनेट को डिस्कवर कर लेंगे। वो लोग मुझसे पहले इस प्लेनेट पर पहुंच गए। पैनिस ज्यू को बताने लगते हैं वो लोग कई सारी ग्रेट ट्राइब्स में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। उनके आने के बाद से कई सारी वॉर्स होने लगी है। उन्होंने कई सारे मेजर फैक्शंस को बनाया है। एल्फ ट्राइब भी उनके ही कंट्रोल के अंडर है। ज्यू वहां से भागते हुए अपने एडवेंट ऑफ वर्ल्ड ट्री को इस्तेमाल करके अपने ट्रैक्स को कवर करने लगता है। ज्यू कहने लगता है अगर उन एलियंस को पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो लोग अपनी पूरी बैटल फोर्स को मुझे मारने के लिए मोबिलाइज कर सकते हैं। ज्यू कहने लगता है अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तब मुझे ऐसा लगता है जो इस प्लेनेट का बैरियर है वो डिफेंसिव लाइन है, जिसे कि उन एलियंस ने ही क्रिएट किया होगा। अगर मुझे अपनी ट्रू फॉर्म को इस शील्ड के पार अननोटिस लाना है तो मुझे कम से कम 2 हफ्ते तो लगेंगे ही। वो कहने लगता है मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसी किसी सिचुएशन से इस प्लेनेट पर आते ही एनकाउंटर करूंगा। चीजें वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर पैनिस के विलेज में आ जाता है। वहां पर हमें एलियन सोल्जर को दिखाया जाता है। वो उस विलेज में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं। हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है। उस माउंटेन के ऊपर हमें एक ट्री को दिखाया जाता है। वो ट्री और कोई नहीं बल्कि डिमोनिक ट्री होता है। डिमोनिक ट्री के सामने कई सारे बेस्ट होते हैं। डिमोनिक ट्री उन्हें कहने लगता है तो सब लोग यहाँ आ चुके हैं तो शुरू करते हैं। उसके पीछे हमें 2 बड़ी बड़ी आंखों को दिखाया जाता है। उन आंखों के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। डिमोनिक ट्री कहने लगता है हम इस प्लेनेट को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर जाने वाले हैं। उस प्लेनेट का नाम अर्थ है और इस मिशन में अर्थ ट्राइब हमारी वैनगार्ड होगी, मतलब सबसे आगे होगी। वो कहने लगता है हमारी सारी प्रिपरेशन 1 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी, तब अर्थ ट्राइब उस प्लेनेट की तरफ रवाना होगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर ज्यू के ऊपर आ जाता है जो अब पूरी तरह से बदल गया होता है। उसका कोर अब ग्रीन से ब्लू वायलेट हो चुका है। अब उसके पास उसके हॉर्न्स भी नहीं है। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है। सिस्टम विंडो पे बताया जाता है तुमने एक नई एबिलिटी को अनलॉक किया है जिसका की नाम एरे ऑफ स्टार्स है। इसे देख ज्यू बहुत ही खुश हो जाता है। ज्यू कहने लगता है मुझे एक एरे से रिलेटेड एबिलिटी मिली, ये तो वाकई में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। अब मेरे पास अपना खुद का एक एरे होगा। ये एबिलिटी समय पर ही मुझे मिली है, मुझे इस एबिलिटी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। तभी सिस्टम उसे कहने लगता है क्या तुम 40 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स को यूज करके इस एबिलिटी को एक्टिवेट करना चाहते हो। ज्यू कहने लगता है यस, इसे यूज करो और इसे एक्टिवेट कर लो। ज्यू के इतना कहते ही उसके आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप फ्लो करने लगती है। उस स्पिरिचुअल एनर्जी से एक बहुत ही बड़ा एरे बनने लगता है और ज्यू के आसपास एक बहुत ही बड़ा एरे बन जाता है। दूर से एक बीस्ट उस एरे को देख उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जब एरे को सेंस होता है कि उसकी तरफ एक बीस्ट आ रहा है तब वो एरे कई सारी एनर्जी बीम्स उस बीस्ट की तरफ शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट वही के वही मर जाता है। वो बीम्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो कई सारे माउंटेन्स को तोड़ देती है। जो उस एरे की पावर को देख कहने लगता है ये एरे ऑफ स्टार्स वाकई में बहुत ही पावरफुल है। चाहे मैंने कितनी भी स्किल्स को पहले एक्वायर किया हो, कोई भी मेरी स्किल इसके जैसी नहीं थी। इसके अंदर बहुत ही इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी है और इस एरे की वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ रही है। ये एरे आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके मुझे दे देता है। जो अपने मन में कहने लगता है कैसा हो अगर मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक ऐसा बहुत ही खतरनाक और बड़ा एरे बना दूं, तब जब भी एलियंस आएंगे तब मैं उन्हें कभी भी कहीं भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और जो उदास होते हुए कहने लगता है पर मेरी अभी की करंट स्पिरिचुअल एनर्जी को देखा जाए मैं उतने ज्यादा बड़े एरे को एक्टिवेट नहीं कर सकता। अभी के लिए मैं सिर्फ 9 ग्रेट डायमेंशंस को ही अपने एरे
से सराउंड कर सकता हूँ। इस एरे की मदद से मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही तेजी से अब्सॉर्ब कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरे 9 ग्रेड डायमेंशंस और भी ज्यादा तेजी से एक्सपांड होंगे। जियो कहने लगता है मुझे उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है जब मेरे 9 ग्रेड डायमेंशंस एक रियल वर्ल्ड में बदल जाएंगे। मेरी अभी की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो 9 ग्रेड डायमेंशंस को बार बार ओपन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मुझे इन्हें फ्यूचर में ज्यादा ओपन नहीं करना चाहिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर दूसरी ओर आ जाता है। हमें एक बर्ड को दिखाया जाता है जिसे कि कोई मार देता है। उस बर्ड को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि पैनिस होती है। पैनिस उस बर्ड के अंदर से एक क्रिस्टल को निकालते हुए कहने लगते हैं, ग्रेट, मैंने एक और क्रिस्टल को पा लिया है। पैनिस उदास होती है, कहने लगते हैं, अब 1 महीना बीत चुका है, मास्टर अभी भी बाहर नहीं आए हैं, क्या वो हाइबरनेशन में है? उन्होंने जाने से पहले मुझे इन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने का ऑर्डर दिया था। मास्टर वापस कब आएंगे, मतलब जागेंगे कब? तभी हमें जियो को दिखाया जाता है। जियो इवॉल्व होने लगता है। इवॉल्व होने की प्रोसेस में जियो अपने शरीर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और वो फाइनली इवॉल्व हो जाता है। जियो की अपीयरेंस अब पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब उसकी बॉडी व्हाइट कलर की है और उसके कोर का कलर भी अब थोड़ा चेंज हो चुका है। जियो अपने आप को देखते हुए कहने लगता है, फाइनली मैं अब ट्रांसेंडेंट की 3rd ऑर्डर पर पहुंच चुका हूँ। तभी पैनिस उसकी तरफ आते हुए कहने लगते, मास्टर तो फाइनली आप उठ ही गए। तभी पैनिस जियो को देख बहुत ही हैरान हो जाती है। वो जियो को कहने लगते हैं, मास्टर क्या आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो? जियो कहने लगता है, हाँ, मैंने अभी अभी ट्रांसेंडेंट की 3rd ऑर्डर के अर्ली स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। जियो अपने मन में कहने लगता है ट्रांसेंडेंट की 5th ऑर्डर पर पहुंचना उतना भी आसान नहीं होने वाला है। मुझे सिर्फ ट्रांसेंडेंट की 3rd ऑर्डर के अर्ली स्टेज पर पहुंचने के लिए पूरा 1 महीना लग गया। पैनिस कई सारे क्रिस्टल्स को दिखाते हुए कहने लगते हैं, मास्टर ये देखो, ये क्रिस्टल्स मैंने पिछले 1 महीने में कलेक्ट किए हैं। जो इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को देख खुश हो जाता है। जो उन क्रिस्टल्स में से एक ऑरेंज क्रिस्टल को लेकर, और मैं आप लोगों को बता दूं, इस प्लेनेट का नाम हम ग्रीन प्लेनेट रखेंगे। इस प्लेनेट का एक नाम है पर मुझे उसे लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम इसे ग्रीन प्लेनेट कहेंगे। जो उस क्रिस्टल को देखते हुए कहने लगता है, ये मैजिक क्रिस्टल, ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि यहाँ इस ग्रीन प्लेनेट के डेविल बेस के अंदर ही पाया जाता है। ये क्रिस्टल स्पिरिचुअल एनर्जी के कॉन्सेंट्रेशन से बनते हैं, पर ये अर्थ के बेस के क्रिस्टल से बहुत ही अलग है। वो उस क्रिस्टल को देखते हुए कहने लगता है, इस क्रिस्टल के ऊपर एक अजीबोगरीब मार्किंग है, तो चलो मैं इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करके देखता हूँ कि क्या होता है। जो ये कहकर उस मैजिक स्टोन के अंदर, मतलब मैजिक क्रिस्टल के अंदर अपनी थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर देता है। उसकी वजह से उस क्रिस्टल के अंदर से बहुत ही खतरनाक फायर निकलने लगती है। उस फायर की वजह से जियो जलने लगता है। तो पैनिस ये देख कहने लगते, मास्टर क्या आप ठीक है? और जियो उस फायर को खत्म कर देता है। जियो एक ब्लू और ग्रीन क्रिस्टल को देखते हुए कहने लगता है इन क्रिस्टल्स के अंदर जो पावर है उन्हें हम स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट करके एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं गेस कर रहा हूँ ये ग्रीन वाला विंड एट्रीब्यूट का होगा और ये ब्लू वाला थंडर का होगा। ये कहकर जियो उन दोनों क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा थंडर टोर्नेडो बन जाता है। और थंडर टोर्नेडो बहुत ही पावरफुल होता है। उसे देख पैनिस बहुत ही हैरान हो जाती है। वो कहने लगते हैं, क्या ये क्रिस्टल्स पहले से ही इतने स्ट्रॉन्ग है या ये मेरे मास्टर यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से इतने स्ट्रॉन्ग है? पास्ट में मैं इन क्रिस्टल्स को खाना पकाने के लिए, आग जलाने के लिए, और जब मुझे गर्मी होती थी तब मैं हवा के लिए यूज करती थी। जियो पैनिस से कहने लगता है, ये क्रिस्टल्स ये बहुत ही यूजफुल है, इनकी पावर भी बहुत ही अच्छी है, ये सिर्फ लो रैंकिंग क्रिस्टल्स है। जियो अपने मन में कहने लगता है, हाई रैंकिंग टेबल बेस्ड के क्रिस्टल्स कितने पावरफुल होंगे। जियो उन क्रिस्टल्स की मार्किंग को देख कहने लगता है, इन क्रिस्टल्स पर की जो मार्किंग है वो एरे से बहुत ही सिमिलर है। वो कहने लगता है, क्या हो अगर मैं इन मार्किंग्स को फॉलो करके एक एरे बनाऊं? ये कहकर जियो एरे बनाने लगता है। तो स्टोन पर की मार्किंग्स को फॉलो करते हुए एक एरे को बना लेता है, जिसकी वजह से जो के आसपास से बहुत ही ज्यादा फ्लेम्स निकलने लगते हैं, क्योंकि वो एरे ऑफ फ्लेम्स होता है। जो उसे देखते हुए बहुत ही खुश होने लगता है। वो कहने लगता है, ये वाकई में एरे था। जो कहने लगता है, मेरी एरे और फॉर्मेशंस की जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा है। मैं फ्यूचर में इसकी वजह से और भी ज्यादा पावरफुल एरेज को बना सकता हूँ। उस एरे की वजह से आसमान में एक बहुत ही बड़ा फायर पिलर बन जाता है, जिसे कोई दूर से देख लेता है। वो आगे क्या करेंगे उससे पहले ही हमारा सीन शिफ्ट होकर मून पर आ जाता है। मून पर हमें रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है। हमें मैग्नेटिक किंग को रिसर्च लैब के अंदर दिखाया जाता है। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है, ऑलराइट, तुम अब शुरू कर सकते हो। मैग्नेटिक किंग की परमिशन मिलने के बाद रिसर्चर्स एक मशीन को एक्टिवेट करने लगते हैं। मैग्नेटिक किंग बहुत ही मुश्किल से एक पोर्टल को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो रिसर्चर्स मैग्नेटिक किंग के स्ट्रगल को देख कहने लगते हैं, हमें इस बार सक्सेसफुल होना ही होगा। मैग्नेटिक किंग बहुत ही मुश्किल से एक डायमेंशनल पोर्टल को बना देता है, जिसे देख वो रिसर्चर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। मैग्नेटिक किंग उसकी वजह से बहुत ही थक चुका होता है। वो कहने लगता है, फाइनली वो आगे कुछ कह पाए उससे पहले उनके रिसर्च लैब के अंदर अलर्ट शुरू हो जाता है। मैग्नेटिक किंग उसे देख कहने लगता है, ये क्या हो रहा है, ये अलर्ट किस वजह से बज रहा है? तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। अर्थ के ऊपर कई सारे स्पेस रिफ्ट ओपन हो जाते हैं। नॉर्मल लोगों को उसे देख कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो कहने लगते हैं, ये स्काई क्यों ओपन हो रहा है, ये स्काई के अंदर क्रैक कैसे आ सकते हैं? तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर जियो के ऊपर वापस आ जाता है। हमें जियो को दिखाया जाता है। जियो अचानक से थोड़ा हैरान हो जाता है। जियो पैनिस से कहने लगता है, पैनिस कुछ एनिमीज हमें अप्रोच कर रहे हैं। तभी हमें थोड़ी दूरी पर उन एल्फ्स को दिखाया जाता है। वो जियो की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। जियो उनके पीछे आकर झाड़ियों में छिपते हुए उन्हें ही देख रहा होता है। जियो उन्हें
देखते हुए कहने लगता है क्या इन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है या फिर ये लोग अरे की वजह से जो कमोशन हुआ उसकी वजह से वहां जा रहे हैं। जो एक एल्फ को देखते हुए कहने लगता है इस एल्फ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही अलग है, इस एल्फ की स्पिरिचुअल एनर्जी सेम जेनोस मतलब एलियंस की तरह है। जो कहने लगता है अभी के लिए मैं इसे कैप्चर करूंगा और बाद में मैं इससे क्वेश्चन करूंगा। ये कहकर जो अपने डोमेन ऑफ डार्कनेस में उन सभी एल्फ्स को ला देता है। उस डोमेन ऑफ डार्कनेस में एल्फ्स को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। वो एल्फ कहने लगता है ये अचानक से अंधेरा कैसे हो गया, सब लोग कहाँ चले गए। तभी जियो उस एल्फ को पकड़ लेता है। जियो हमें बताने लगता है अपने डोमेन ऑफ डार्कनेस को यूज करके इनके सभी सेंसेस को बंद कर दिया है, इसकी वजह से लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। हमें जियो की डोमेन ऑफ डार्कनेस के बारे में बताया जाता है। जियो का डोमेन ऑफ डार्कनेस ये एक डिवाइन ग्रेड एबिलिटी है। इसका फंक्शन ये है, इस एबिलिटी को यूज करने के बाद जियो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया को अपने डोमेन ऑफ डार्कनेस में कवर कर सकता है। उसमें जितने भी क्रिएचर होंगे उनके सभी सेंसेस गायब हो जाएंगे, वो उस डोमेन में देख भी नहीं पाएंगे। जो उस एल्फ को कुछ करने लगता है जिसकी वजह से उस एल्फ की आंखें ग्रीन हो जाती हैं। जो उस एल्फ से पूछने लगता है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो एल्फ कहने लगता है हमें लगा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है इसलिए हम इस तरफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। जो अपना दूसरा सवाल पूछते हुए कहने लगता है तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी उन एलियंस की तरह क्यों बिहेव कर रही है। वो एल्फ कहने लगता है जेनोस वो एलियंस नहीं, ये हमारे मास्टर की पावर है। हमारे मास्टर ने हमें ये पावर उनके प्लान को कैरी आउट करने के लिए दी है। ये सुनने के बाद जो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है तुम्हारे मास्टर का प्लान क्या है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर अर्थ पर आ जाता है। जितने भी कॉमन लोग होते हैं वो उन स्पेस रिफ्ट को देख बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं। वो लोग उस चीज को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगते हैं। तभी उस स्पेस रिफ्ट में से एल्फ्स निकलने लगते हैं। उन एल्फ्स को स्पेस रिफ्ट से आता हुआ देख कॉमन लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं देखो कोई उस स्पेस रिफ्ट से अपीयर हो रहा है, जल्दी से उसे रिकॉर्ड करो। और वो लोग उस एल्फ को न्यूज में दिखाने लगते हैं। उस एल्फ को न्यूज में देख स्पिरिचुअल डिटेक्शन ऑफिस की जो वर्कर होते हैं वो कहने लगते हैं इसकी अपीयरेंस ये तो एल्फ है, इसके पीछे जो स्पेस रिफ्ट है क्या ये दूसरे वर्ल्ड का रास्ता हो सकता है। वो हैरान हो ही रहे होते कि तभी वो एल्फ बहुत ही अजीबोगरीब शक्ल दिखाते हुए हंसने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर जियो के ऊपर वापस आ जाता है। वो एल्फ जियो से कहने लगता है हमारे मास्टर ने हमारी आर्मी को उस प्लेनेट की तरफ भेज दिया है। अब उसे 1 महीना तो हो चुका है, अगर हम समय को देखें तो वो लोग अब तक अर्थ पर पहुंच चुके होंगे। जियो कहने लगता है तुम लोगों ने कितने ट्रूप्स को भेजा है, मतलब आर्मी को भेजा है। वो एल्फ कहने लगता है इस बार हमारी आर्मी में 100 से भी ज्यादा एल्फ थे, उनमें से 10 एल्फ ट्रांसेंडेंट के 4th ऑर्डर पर हैं। वो हमारे एल्फ ट्राइब के सबसे मोस्ट ऑनरेबल प्रीस्ट हैं। एक एल्फ अपनी आंखों से लेजर बीम्स को शूट करते हुए इंसानों को बीच में से ही काट रहा होता है। दूसरा एल्फ ह्यूमंस के सिर को उखाड़ के कलेक्ट करने लगता है। तीसरा एल्फ हर बिल्डिंग में देखने लगता है, उसे जिस भी बिल्डिंग में ह्यूमंस दिखते हैं वो उस बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देता। वो एल्फ हर तरफ डिस्ट्रक्शन और ह्यूमंस के मैसेकर को कर रहे थे। एल्फ प्रीस्ट ये शांति से देख रहा था। तभी वहां पर कोई आ जाता है जिसे देख एल्फ थोड़े हैरान हो जाते हैं। ऊपर आसमान में हमें किसी को दिखाया जाता है, एल्फ उसे ही देख रहे होते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि मैग्नेटिक किंग होता है। मैग्नेटिक किंग वहां के डिस्ट्रक्शन और ह्यूमंस की डेड बॉडीज को देख बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी एक एल्फ मैग्नेटिक किंग की तरफ हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर उस एल्फ को दूसरा एल्फ रोक लेता है। उसे रोककर वो एल्फ मैग्नेटिक किंग के ऊपर अपने एरो से अटैक कर देता है और वो अटैक करने के बाद पागलों की तरह हंसने लगता है। वो एरो बहुत ही तेजी से मैग्नेटिक किंग की तरफ बढ़ रहा था, पर मैग्नेटिक किंग एक पिलर को बनाकर उस अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। वो पिलर आकर नीचे गिर जाता है। वो पिलर उस एल्फ के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से वो एल्फ वही के वही मर जाता है। बाकी के एल्फ ये देखकर थोड़ा हैरान तो हो जाते हैं, पर बाकी के एल्फ्स को उसकी मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेटिक किंग गुस्से में कहने लगता है मैं तुम लोगों को बहुत ही खतरनाक सी मौत देने वाला हूँ। मैग्नेटिक किंग बहुत ही गुस्से में होता है, उसका गुस्सा हम उसकी आंखों में देख सकते हैं। वो अपनी एबिलिटी को यूज करके बिल्डिंग्स को ही उठाने लगता है। वो कहने लगता है आज मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से जियो पर आ जाता है। जियो कहने लगता है क्या तुम लोगों ने इस बार सिर्फ कुछ 100 से ही ज्यादा एल्फ्स को भेजा है और उनमें से सिर्फ 10 ही ट्रांसेंडेंट के 4th ऑर्डर पर है। जियो से पूछने लगता है तो अगली बार तुम अपनी फोर्सेस को कब भेजने वाले हो। वो एल्फ जियो से कहने लगता है 6 महीने के बाद हम अर्थ पर एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करेंगे। उस बैटल में डेविल ट्राइब, ड्वार्फ, ड्रैगन्स, एल्फ, ड्रूइड्स और कई सारे हमारे सोल्जर्स होंगे। वो सभी लोग उस बैटल को ज्वाइन करेंगे। हम अर्थ को पूरी तरह से कॉन्क्यूर करेंगे और ग्रेट एम्परर के अराइवल के बाद हम अर्थ को ग्रेट एम्परर को उसके वेलकमिंग गिफ्ट के तौर पर देने वाले हैं। जियो कहने लगता है धत्तेरे की, मुझे लगा नहीं था इस वर्ल्ड के फैक्शन इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके होंगे। अगर यही बात है तो मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं इस प्लेनेट के इनहेबिटेंट्स मतलब इस प्लेनेट के लोगों को जिंदा छोड़ूं। अब मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे बहुत ही बेरहमी से मार दूंगा। अगर कोई पावरफुल या किसी के पास अच्छी एबिलिटीज हो तो मैं उन्हें अपना अपोस्टल बनाऊंगा। वो उन एल्फ्स को पकड़ते हुए कहने लगता है और तुम लोगों को देखा जाए तो तुम लोग मेरे पपेट्स बन सकते हो। उस डोमेन ऑफ डार्कनेस के बाहर हमें पैनिस को दिखाया जाता है, जो कि डोमेन ऑफ डार्कनेस की वजह से वहाँ एक बहुत ही बड़ा डार्क बॉल बन जाता है। पैनिस उस डार्क बॉल को देखते हुए कहने लगती मास्टर को गए हुए बहुत ही देर हो चुकी है, क्या अंदर सब कुछ ठीक होगा। तभी जियो अपने डोमेन ऑफ डार्कनेस को मिटाते हुए कहने लगता है पैनिस मैं एक दूसरी जगह पर जा रहा हूँ। जियो एक जगह पर आकर अपने मन में कहने लगता है अभी की करंट सिचुएशन को देखा जाए तो मेरा ये फॉर्म बहुत ही बड़ा है, इस फॉर्म की वजह से कोई भी मुझे बहुत ही
ही आसानी से डिस्कवर कर सकता है, इसलिए मुझे अपने अपीयरेंस को चेंज करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी बदलना होगा। ये कहकर जियो अपनी रूट को पूरी तरह से फैलाने लगता है। जियो कहने लगता है ये वॉइड रूट मेरी मेन बॉडी की रूट से कनेक्टेड है। वो कहने लगता है इसमें दर्द तो बहुत ही ज्यादा होने वाला है, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ये कहकर जियो अपने दिल को मजबूत बनाते हुए अपने रूट को ही काट देता है, जिसकी वजह से जियो को इतना दर्द होता है कि वो लिटरली रोने लगता है और वो नीचे आकर धड़ाम से गिर जाता है। उस प्लेनेट के बाहर हमें जियो की मेन बॉडी को दिखाया जाता है। वो अब डोरमेंट स्टेज में चली गई है। जियो का अब मेन बॉडी से पूरी तरह से कनेक्शन कट चुका है। हमें वापस से जियो को दिखाया जाता है। जियो दर्द के मारे पसीना पसीना हो रहा होता है। वो कहने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे अंदर हजारों सुइयां घुसाने के बाद उन्हें बार बार अंदर घुसा ही रहा है। ये दर्द बहुत ही खतरनाक है। पैनिस जियो की ये हरकत देख इतनी हैरान होती है कि वो कुछ आगे बोल ही नहीं पाती। जियो अपने मन में कहना अब मेरा और मेरी मेन बॉडी का जो कनेक्शन था वो पूरी तरह से कट हो चुका है, पर इसकी वजह से मेरी बैटल पावर बहुत ही कम हो चुकी है। मैं अभी के लिए फोर्थ ऑर्डर की ही स्ट्रेंथ को यूज कर सकता हूँ। जियो अपने आप को एक नाइट एल्फ में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद जियो अपने आप को देखते हुए कहने लगता है हाँ अब मैं एक नाइट एल्फ की तरह दिख रहा हूँ। पैनिस जियो को देखने के बाद शर्माते हुए कहने लगते हैं मास्टर की ये अपीयरेंस तो वाकई में बहुत ही हैंडसम है। तभी जियो वो अपने किसी डायमेंशन को ओपन करते उसमें से किसी चीज को निकालते हुए कहने लगता है ये सी बीस्ट किंग है। मैंने इसकी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से पहले ही मिटा दिया है। ये अब मेरा सिर्फ एक पपेट है। अब टाइम आ चुका है, इसे अपना रोल निभाना होगा। हमारा सीन शिफ्ट होकर एल्फ्स की टेरिटरी पर आ जाता है। हमें एल्फ्स के मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे क्या कहूँ, ठीक है एल्फ क्वीन के कैसल के ऊपर आ जाता है। उस कैसल के अंदर हमें एल्फ क्वीन को दिखाया जाता है। वो गुस्से में कहने लगते हैं क्या एक एंटायर टीम हवा में ही कैसे गायब हो सकती है। उससे एक एल्फ रिपोर्ट देते हुए कहने लगता है जब सेकंड टीम उनके लोकेशन पर पहुंची तब वहां पर कोई भी बॉडीज नहीं थी, ना ही वहां पर बैटल के ट्रेसेस थे, पर उस जगह से ही थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही बड़ी लैंड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एल्फ क्वीन चिल्लाते हुए कहने लगते हैं सर्च को जारी रखो, हमें उस मिस्टीरियस स्पिरिट पावर वाले क्रिएचर को ढूंढना ही होगा। एल्फ क्वीन के ऑर्डर को पाने के बाद वो एल्फ वहां से जा ही रहा होता है कि तभी दूसरा एल्फ कोई चीज वहां पर लेकर आते हुए कहने लगता है मोनार्च मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज है। वो एक स्टोन को दिखाते हुए कहने लगता है जो प्रीस्ट अर्थ पर गए थे उनके लाइफ स्टोन डिम हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर अर्थ पर आ जाता है। हमें मैग्नेटिक किंग को दिखाया जाता है। मैग्नेटिक किंग ने कई सारे एल्फ को मार दिया होता है। मैग्नेटिक किंग एक एल्फ के सिर को पकड़ते हुए उसके सिर को ही फोड़ देता है। वहीं पर हमें एल्फ प्रीस्ट को दिखाया जाता है जिसकी हालत मैग्नेटिक किंग ने मार मार कर बहुत ही बुरी कर दी होती है। वो एल्फ प्रीस्ट अपना लास्ट डेस्परेट अटैक करते हुए अपने आप को एक बहुत ही बड़े जायंट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है मुझे एल्फ के स्वभाव के बारे में तो नहीं पता, पर मैंने ये तो सुना था कि एल्फ्स दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, पर तुम्हें देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है पर तुम तो जायंट से भी बहुत बदसूरत हो। मैग्नेटिक किंग की बात सुनने के बाद वो एल्फ प्रीस्ट बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो मैग्नेटिक किंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर मैग्नेटिक किंग उसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है तुम सिर्फ साइज में ही बड़े हो, तुम्हारी अकल उतनी की उतनी ही है। ये कहकर मैग्नेटिक किंग उस एल्फ के ऊपर एक बिल्डिंग से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो एल्फ दूर जाकर गिर जाता है। उसके गिरते ही मैग्नेटिक किंग उसके ऊपर कई सारे बिल्डिंग्स को कंट्रोल करते हुए अटैक कर देता है। उस अटैक को करने के बाद मैग्नेटिक किंग भी थक जाता है। मैग्नेटिक किंग हाफ रहा होता है। तभी हमें उसके सामने उस एल्फ को दिखाया जाता है जो कि धुएं में से बाहर निकल रहा होता है। वो बहुत ही इंजर्ड हो चुका होता है। मैग्नेटिक किंग उसे देखते हुए कहने लगता है ये एल्फ वाकई में बहुत ही टफ है, मुझे लगा नहीं था कि इनका लीडर इतना ज्यादा देर टिक पाएगा। वो एल्फ भी बहुत ही थक चुका होता है। वो अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, जिसे देख मैग्नेटिक किंग बहुत ही हैरान हो जाता है। वो एल्फ अपनी एनर्जी को आसमान में शूट कर देता है। उसकी वजह से वहां का वॉइड थोड़ा ब्रेक होने लगता है। मैग्नेटिक किंग उसे देख कहने लगता है एक और स्पेस रिफ्ट ओपन हो रही, ये आखिर करना क्या चाहता है। तभी उस स्पेस रिफ्ट में से एक बहुत ही बड़ा जायंट आ जाता है। वो जायंट अपने मुंह में से टेंटेकल्स को निकालते हुए उस एल्फ प्रीस्ट के बॉडी से अटैच कर देता है। उसकी बॉडी से अटैच होते ही उस जायंट की कई सारी आंखें दिखाई जाती है। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है ये तो बहुत ही बड़ा है। तभी उस जायंट की आंखों में से अजीबोगरीब रोशनी निकलने लगती है। मैग्नेटिक किंग उसे देख बहुत ही घबराने लगता है। वो कहने लगता है ये तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। वो कहने लगता है इस सिटी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी जिंदा है, पर वो इस सिटी से बाहर नहीं निकले हैं। मैं इसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करने दे सकता, मुझे इसे कुछ भी कर रोकना होगा। वो एल्फ प्रीस्ट हंसते हुए कहने लगता है तुम बहुत ही लेट हो चुकी हो, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। उस एल्फ की एनर्जी से एक बहुत ही बड़ा डोम बन चुका होता है। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है धत्तेर की मैं इसे समय पर नहीं रोक पाऊंगा। पर तभी हमें वहां पर नाइनटेल्स को दिखाया जाता है। नाइनटेल्स अपनी स्पिरिचुअल सील एबिलिटी को यूज करके वहां उस जायंट के आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को ही ब्लॉक करके उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बैरियर बना देती है। उस बैरियर को देख वो एल्फ बहुत ही हैरान हो जाता है। वो गुस्से में कहने लगता है मेरी स्पिरिट पावर ये कैसे, ये उस सील को नहीं ब्रेक कर पा रही है, तुमने मुझे क्या किया है। नाइनटेल्स उस एल्फ से कहने लगती है मैंने तुम्हारे आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर दिया है और तुम्हें एक बहुत ही बड़े बैरियर में कैद कर दिया है, जिसकी वजह से अगर तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी करते हो तो उसकी वजह से इस सिटी पर कोई भी असर नहीं होगा। वो एल्फ नाइनटेल्स को कुछ कहे उससे पहले ही वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, पर उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन से वहां पर कुछ भी हार्म नहीं होता, पर वो जहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा होल बन जाता है। वहां पर सिर्फ नाइनटेल्स ही नहीं बल्कि लिनहुआ
भी आई होती हैं। लिनहुआ कहने लगते हैं अभी के लिए उन एल्फ्स के कॉर्प्सेस को कलेक्ट करो, बाद में वो हमारे काम आ सकते हैं। तभी वापस से हमारा सीन शिफ्ट होकर जियो के ऊपर आ जाता है। पैनिस जियो से कहने लगते हैं मास्टर हम कहाँ जा रहे हैं। जियो कहने लगता है हम ड्रैगन्स के बेस की ओर जा रहे हैं। जियो और पैनिस ट्रैवल करते हुए एक रीजन के पास आ जाते हैं। उस रीजन का नाम थंडर क्लाउड रीजन होता है। उस रीजन में हर तरफ लाइटनिंग ही लाइटनिंग होती है। पैनिस उसे देखते हुए कहने लगते हैं यहाँ से थंडर क्लाउड रीजन शुरू होता है। अगर इस रीजन से ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर के बीस्ट जाने की कोशिश करे तो वो इंस्टेंटली मर जाते हैं और फोर्थ ऑर्डर के बीस्ट भी बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं। यहाँ तक कि कई लोग क्रिपल भी हो चुके हैं। जियो पैनिस से कहने लगता है मुझे कसकर पकड़ो, मैं बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाला हूँ। पैनिस को जियो की बात समझ ही नहीं आती, पर जियो पैनिस को अपनी रूट से पूरी तरह से जकड़ लेता है। पैनिस शर्माते हुए जियो से कहने लगती है मास्टर क्या आप मुझे पहले की तरह भागने वाले। जियो पैनिस की बातों को इग्नोर करते हुए एक बहुत ही बड़ी छलांग मारकर वहां से जाने लगता है। तभी जियो के सामने एक बहुत ही खतरनाक थंडर आ जाती है। उस थंडर को फील करते हुए जियो कहने लगता है इस थंडर क्लाउड की पावर बहुत ही खतरनाक है, ये फोर्थ ऑर्डर के बेस्ट को आसानी से क्रिपल कर सकते हैं, पर ये मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये कहकर जियो अपने एक अटैक को रेडी करने लगता है। उस अटैक को रेडी करने के बाद जियो उसे क्लाउड में भेज देता है, जिसकी वजह से वहाँ क्लाउड्स में एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और उस धमाके की वजह से वहाँ के क्लाउड्स थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाते हैं, जिसकी वजह से जियो के लिए बिना लाइटनिंग का एक पैसेज क्रिएट हो जाता है। जियो उस पैसेज से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इसे देख पैनिस कहने लगते मास्टर आप तो वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्या फोर्थ ऑर्डर पर पहुंचने के बाद हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जियो से कहने लगता है तो तुम्हें अब क्या लगता है मेरी पावर कितनी होगी। पैनिस गेस करते हुए कहने लगते हैं अगर मैं गेस करूँ तो आपकी पावर ट्रांसेंडेंट के फोर्थ ऑर्डर के मिड स्टेज पर तो होगी ही। जियो पैनिस से कहने लगता है तो तुम्हें ये लगता है। जियो का चेहरा पैनिस के बहुत ही पास आ जाता है और जियो को उतने पास से देख शर्माने लगते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। जियो कहने लगता है 3 दिन हो चुके हैं, ये ड्रैगन आइलैंड कब आएगा, हम कितने देर ट्रैवल करने वाले हैं। पैनिस जियो से कहने लगते मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। ड्रैगन्स बहुत ही पावरफुल और प्राइडफुल क्रिएचर्स है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ अलायंस बनाएंगे। मुझे लगता है कि उन्हें कन्विंस करना तो दूर की बात है, उनसे बात करना भी बहुत ही मुश्किल होगा। और तो और वहाँ सिर्फ 3 ड्रैगन किंग्स ही नहीं, उनके पास एक ड्रैगन एंसेस्टर भी है। मैंने सुना है कि वो ट्रांसेंडेंट के 5th ऑर्डर में पहुंच चुका है, वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। जियो पैनिस की बात सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहने लगता है ये वाकई में बहुत ही अच्छी न्यूज है। पैनिस जियो के रिएक्शन को देख बहुत ही हैरान हो जाती है। पैनिस कहने लगते हैं मास्टर आप बिल्कुल भी क्यों नहीं डरे हुए हो। जियो पैनिस से कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है मैं इतना कमजोर हूँ। पैनिस कहने लगते हैं नहीं मास्टर मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रही। पर जियो पैनिस से कहने लगता है पैनिस इस वर्ल्ड में जितने भी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स है फ्यूचर में जाकर वो मेरे लिए ऑब्स्टेकल बन सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें अभी के अभी देख रहा हूँ। अगर वो लोग मेरे अलाय बनते हैं तो वो ठीक है, अगर वो नहीं बनना चाहते तो मैं उन्हें अभी ही खत्म कर सकता हूँ। जियो की बात सुनने के बाद पैनिस कहने लगते हैं मास्टर आप चाहे कुछ भी करें मैं हमेशा आप ही की साइड पर रहूंगी। ये कहने के बाद पैनिस शर्माने लगते, वो कहने लगते मुझे बहुत ही एम्बेरसिंग फील हो रहा है। जियो कहने लगता है तो ऐसी बात है तो हमें और भी तेजी से ड्रैगन आइलैंड की तरफ बढ़ना चाहिए। तभी हमें राइटर बताने लगता है इस प्लेनेट का नाम अजूर स्टार है। इस अजूर प्लेनेट पर 7 ऐसी टेरिटरीज हैं जिन्हें की एब्सोल्यूट टेरिटरीज कहा जाता है। उनमें से एक है ड्रैगन आइलैंड, जहां पर दुनिया के सबसे पावरफुल क्रिएचर ड्रैगन्स रहते हैं, और फॉरेस्ट ऑफ एल्व्स मतलब एल्व्स का जो फॉरेस्ट है वो भी 7 एब्सोल्यूट टेरिटरीज में से एक है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर फॉरेस्ट ऑफ एल्व्स में आ जाता है। हमें एक एल्फ को दिखाया जाता है, वो कहने लगता है मदर आपने मुझे समन किया था। उसके सामने हमें क्वीन को दिखाया जाता है। एल्फ क्वीन कहने लगती है मैं फील कर सकती हूँ, एक एल्फ के बर्थ को फील कर सकती हूँ, वो सबसे पावरफुल है। पास्ट में जितने भी एल्फ्स थे उनसे वो सबसे पावरफुल है, मैं भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। वो फ्यूचर में बहुत ही पावरफुल होगा, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। वो आगे कहने लगते हैं अगर हम उस एल्फ को अभी के अभी ढूंढकर उसके साथ डील नहीं करते तो फ्यूचर में जाकर वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। अब मैं इस काम को तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। वो एल्फ कहने लगता है मदर मैं अपने सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करके उस एल्फ को ट्रैक डाउन करूंगा और जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर सेंचुरी ऑफ डिवाइन जो कि 7 एब्सोल्यूट टेरिटरीज में से एक है, जो कि डिमोनिक ट्री की टेरिटरी है, वहां पर सीन आ जाता है। डिमोनिक ट्री के सामने डामू होता है। डामू कहने लगता है डिमोनिक ट्री तुमने हमें क्यों बुलाया है। लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स कहने लगता है डामू अपनी जुबान संभाल कर बात करो, एल्डर इस वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रांसेंडेंट है, तुम उनसे ऐसे बेइज्जती से बात नहीं कर सकते। डामू कहने लगता है और तुम्हें भी अवेयर होना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो। लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स तुम एक स्पिरिट हो, तुम्हारे पास कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, तुम्हारे पास मेरे साथ आर्ग्यू करने के लिए कोई भी राइट नहीं है। उन्हीं के साइड में लॉर्ड ऑफ नेचर होता है। वो कहने लगता है अब बस करो, तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो, एल्डर ने हमें किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए ही बुलाया होगा। डिमोनिक ट्री कहने लगता है नॉर्दर्न थंडर क्लाउड रीजन से एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस को सेंस कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहां जाकर उस प्रेजेंस को इन्वेस्टिगेट करो, और मुझे नहीं पता कि वो फोई कितना पावरफुल हो सकता है, इसलिए तुम्हें केयरफुल होना चाहिए। डिमोनिक ट्री की बात सुनने के बाद डामू वहां से जाते हुए कहने लगता है मैं यहाँ तुम्हारे ऑर्डर्स को सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मुझसे कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करूंगा, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूंगा। डामू गुस्से में कहने लगता है डिमोनिक ट्री मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं मेरे मास्टर के ऑर्डर्स की वजह से ही तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ,
मैं तुम्हारा कोई फॉलोअर नहीं, और जब हम अर्थ को कॉन्क्योर करेंगे तब मुझे अर्थ की हाफ टेरिटरी चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि तुम मुझे हुक्म दे सकते हो। ये देखने के बाद लॉर्ड ऑफ नेचर कहने लगता है, ये डामू जब ये पिछली बार रैम्पेज में चला गया था, मतलब तबाही कर रहा था, तब इस डिमोनिक ट्री ने उसे रोकने के लिए एल्स को भेजा था। उस बात के लिए वो अभी भी नाराज है। डिमोनिक ट्री डामू की बात सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स से कहने लगता है मुझे इस बार तुम पर ही डिपेंड होना होगा। अपनी एबिलिटीज को यूज करके उस फोई के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा लो। लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स कहने लगता है, मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा।